क्या ये मुमकिन है कि एक ही कमरे में मौजूद शहर के सबसे पढ़े लिखे रईस और एकदम बुद्धिजीवी लोग अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह गिड़गिड़ा रहे हों? और उसी कमरे में एक बहुत ही अनपढ़ गरीब आदमी, जिसे वो लोग अपने पैरों की धूल समझते हैं, वो अचानक उन सब की जान बचा ले। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे ही क्लासिक साहित्यिक स्रोत की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो इंसान की कथनी और करनी के बीच की उस खतरनाक खाई को उजागर करती है जिससे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, और ये चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि हमारे पास जो स्रोत है वो एक बहुत बड़े जमींदार राय साहब के घर आयोजित एक शानदार दावत के इर्द गिर्द घूमता है। सही कहा। मतलब आप कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही आलीशान पार्टी चल रही है जहां समाज का हर बड़ा स्तंभ मौजूद है। वकील हैं, डॉक्टर हैं, संपादक, प्रोफेसर और बड़े-बड़े उद्योगपति। और मजे की बात यह है कि ये सब वहां बैठकर समाजवाद, आदर्शों और नैतिकता पर बड़ी-बड़ी भारी भरकम बहसें कर रहे हैं। हाँ, तो इस डीप डाइव का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि जब तक बातें सिर्फ सिद्धांतों की होती हैं, तब तक हम सब कितने महान बन जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब असल जिंदगी का कोई मतलब एक स्ट्रेस टेस्ट होता है, तब हमारी नैतिकता कैसे काम करती है। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास से होती है। हमारे सामने राय साहब है, जो खुद एक बहुत बड़े जमींदार हैं। हाँ, और उनका रुतबा भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल। लेकिन उनकी बातें सुनिए तो आपको लगेगा कि उनसे बड़ा कोई साम्यवादी या किसानों का हिमायती है ही नहीं। यही तो मतलब उनका ये जो तर्क है ना, वो मुझे थोड़ा उलझा देता है। वो मानते हैं कि जमींदारी प्रथा शोषक है, किसानों का खून चूसती है, लेकिन वो खुद को बदलना नहीं चाहते। एकदम सही। वो कहते हैं कि जब तक उन पर कानून का कोई दबाव नहीं होगा या ये व्यवस्था खुद उन्हें मजबूर नहीं करेगी, तब तक वो अपनी मर्जी से अपना स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, उनका वो डायलॉग है ना कि मैं व्यवस्था का हिस्सा हूँ इसलिए मजबूर हूँ। तो अगर उन्हें पता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो वो खुद से बदलना क्यों नहीं चाहते? मतलब ये कैसा तर्क हुआ? देखिए, इसे मनोविज्ञान में हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कह सकते हैं, या मानसिक द्वंद्व से बचने का एक आसान तरीका। अच्छा, वो कैसे? मतलब जब किसी इंसान के विचार और उसकी जो जीवन शैली है वो आपस में टकराते हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक पीड़ा होती है। राय साहब को अपनी विलासिता से प्यार है, उन्हें वो ऐशो आराम चाहिए। हाँ, पैसा और पावर किसे बुरा लगता है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही उन्हें खुद को एक शोषक या विलन के रूप में देखना भी पसंद नहीं है। इसलिए अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ने के बजाय वो एक कहानी गढ़ लेते हैं कि मैं तो सिस्टम का मारा हूँ, मैं तो मजबूर हूँ। एकदम सही। और यहीं पर दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर मिस्टर बी मेहता की एंट्री होती है। वो इस बात पर सीधा प्रहार करते हैं। मेहता का कहना है कि ये जो सिस्टम की मजबूरी वाला तर्क है, ये असल में अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से भागने का एक बहुत ही सुविधाजनक बहाना है। ये तर्क तो आज के कॉर्पोरेट जगत में भी बहुत देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल, आप रिलेट कर सकते हैं। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कंपनी का बहुत बड़ा सीईओ मंच पर खड़ा होकर एकदम माइक पर वर्क लाइफ बैलेंस और कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ा भावुक सा भाषण दे, और फिर बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा हो। हाँ, और खुद अपने ही कर्मचारियों से रात के 2 बजे ईमेल का जवाब मांगे, और जब उससे कोई सवाल करे तो वो बड़ी मासूमियत से कहे कि अरे इंडस्ट्री का दबाव ही ऐसा है, मैं क्या करूं। अरे वाह, ये तुलना तो स्थिति को बहुत ही स्पष्ट कर देती है। मेहता ठीक इसी पाखंड के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो एकदम स्पष्ट कहते हैं कि अगर आप मानते हैं कि कोई व्यवस्था गलत है, तो उसका हिस्सा बने रहना और उसी का फायदा उठाना, ये तो सीधा सीधा कायरता है। मतलब मेहता का नजरिया काफी प्रैक्टिकल और तीखा है। हाँ, उनका मानना है कि सिद्धांत केवल तब तक सिद्धांत हैं जब तक आप उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, वरना वो सिर्फ खोखले शब्द हैं, हवाई बातें हैं। लेकिन यहाँ मुझे राय साहब का पक्ष भी थोड़ा मतलब व्यवहारिक लगता है। जरा सोचिए, अगर राय साहब अचानक अपनी सारी जमीनें छोड़ भी दें, तो कोई और नया जमींदार आकर उन किसानों का शोषण शुरू कर देगा। हाँ, ये तो है। तो क्या मेहता की ये उम्मीद कि राय साहब अचानक एक दिन उठकर संत बन जाएं, ये थोड़ी अव्यवहारिक नहीं लगती? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन मेहता यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि राय साहब अकेले पूरी दुनिया बदल देंगे। अच्छा, तो उनका असली पॉइंट क्या है? मेहता का असली विरोध उस दिखावे से है, उस पाखंड से है। अगर राय साहब शोषक हैं, तो कम से कम उन्हें शीशे के सामने खड़े होकर ये स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, मैं शोषक हूँ। मतलब वो जो मसीहा बनने का नाटक है, वो बंद होना चाहिए। बिल्कुल। मेहता को उनके शोषण से ज्यादा उनके इस नाटक से चिढ़ है कि वो किसानों के मसीहा भी बने रहना चाहते हैं और उनकी मेहनत की कमाई पर ऐश भी करना चाहते हैं।
ये जो दोहरापन है ना, वो समाज के लिए ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि एक भ्रम पैदा करता है। सही बात है। एकदम सही। और ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने बड़े बड़े सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ लेते हैं। राय साहब तो चलिए अपनी दौलत और व्यवस्था के पीछे छुप रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास ऐसी कोई दौलत या बड़ा रसूख नहीं है, जिनके पास केवल उनकी नैतिकता ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है? क्या वो लोग भी अंदर से इतने ही खोखले होते हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है और इसका जवाब हमें इसी कहानी के अगले हिस्से में मिलता है, जहां एक बहुत ही दिलचस्प किरदार पंडित ओमकारनाथ की एंट्री होती है। अरे हाँ, वो बिजली अखबार के संपादक। बिल्कुल। पंडित जी बिजली नाम के एक दैनिक पत्र के बहुत ही यशस्वी संपादक हैं और वो खुद को सिद्धांतों का कट्टर पुजारी मानते हैं। मतलब उनके हिसाब से उनसे ज्यादा ईमानदार कोई है ही नहीं। हाँ, उनका दावा है कि वो समाज की कुरीतियों के खिलाफ लिखते हैं, शराब को तो कभी हाथ भी नहीं लगाते और किसी भी सत्ता या ताकत से डरते नहीं हैं। और शायद इसीलिए वो उस दावत में हर किसी को थोड़ी हीन भावना से देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो नैतिक रूप से इन सब से बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। बिल्कुल, वो खुद को उस महफिल का नैतिक कंपास मानते हैं। लेकिन फिर उनके सामने आती हैं मिस मालती। ओहो, मिस मालती का किरदार तो बहुत ही शानदार है। इंग्लैंड से पढ़कर आई एक बहुत ही तेज तर्रार और आधुनिक डॉक्टर। हाँ, और मालती ओंकारनाथ के साथ जो दिमागी खेल खेलती हैं, वो देखने लायक है। वो हिस्सा मुझे भी बहुत अजीब और दिलचस्प लगा। मालती पहले तो ओंकारनाथ को सीधा धमकाती हैं कि अगर वो चाहें तो उन्हें तुरंत जेल भिजवा सकती हैं। और ओंकारनाथ का रिएक्शन क्या होता है? ओंकारनाथ तुरंत दहाड़ने लगते हैं कि वो जेल जाने से नहीं डरते, उनके सिद्धांत एकदम अटल हैं, वो किसी से दबने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, वो अपना पूरा डिफेंस मोड ऑन कर लेते हैं। हाँ, लेकिन फिर मालती अचानक से अपनी रणनीति बदल देती हैं। वो उनकी तारीफ करने लगती हैं और उन्हें अपने एक देहात सुधार आंदोलन का सभापति बना देती हैं। तो मेरा सवाल यह है कि जो आदमी अभी 1 मिनट पहले जेल जाने की धमकी से नहीं डरा, वो एक खोखले पद और थोड़ी सी झूठी तारीफ से इतनी जल्दी कैसे पिघल गया? यहीं पर मिस मालती की जो गहरी मनोवैज्ञानिक समझ है वो सामने आती है। उन्होंने ओंकारनाथ की उस कमजोरी पर सीधा वार किया जो जेल जाने के डर से भी बहुत बड़ी थी। और वो कमजोरी क्या थी? उनका अहंकार और समाज में वो सम्मान न मिलने की कुंठा जिसके वो खुद को हकदार समझते थे। अच्छा, मतलब उन्हें वैलिडेशन चाहिए था। बिल्कुल। ओंकारनाथ जैसे लोग जो दिन रात अपनी नैतिकता का ढिंडोरा पीटते हैं, असल में वो भीतर से इस बात के लिए तड़प रहे होते हैं कि समाज का ये जो एलीट वर्ग है ये उन्हें वो इज्जत दे जो उन्हें लगता है कि उन्हें मिलनी चाहिए। हाँ, मालती एक झटके में समझ गई थी कि ओंकारनाथ को डराया नहीं जा सकता, क्योंकि डरने से उनका जो विद्रोही वाला ईगो है वो और मजबूत होगा। लेकिन उन्हें खरीदा जा सकता है। बिल्कुल, और उनकी कीमत कोई कैश या पैसा नहीं है, बल्कि वो सम्मान का भ्रम है। मतलब मालती ने उनके डिफेंस मैकेनिज्म को ही हैक कर लिया। पहले उन्हें डराकर उनके सिद्धांतों की ढाल को सामने लाई और फिर अचानक झूठी तारीफ करके उस ढाल को एकदम बेकार कर दिया। सही कहा। मालती उन्हें विशाल हृदय और तपस्वी जैसे भारी भरकम शब्द कहती हैं, और ओंकारनाथ जो खुद को इतना कठोर मानते थे, वो मालती के हाथों से शराब का प्याला लेते हैं और एक सांस में पी जाते हैं। और वो भी वही शराब जिसे वो छूना भी पाप समझते थे। हाँ, ये तो गजब का पलटी मारना हुआ। देखिए, इस पूरी घटना के पीछे का तंत्र ये है कि जब किसी इंसान को अचानक वो सामाजिक मान्यता मिल जाती है जिसके लिए वो जीवन भर तरसा हो, तो उसका तर्क करने वाला दिमाग ना थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ जाता है। वो बस उस पल को एंजॉय करने लगता है। हाँ, ओंकारनाथ को लगा कि आखिरकार इस उच्च वर्ग ने, इन रईसों ने मेरी महानता को स्वीकार कर ही लिया। वो सभापति का पद उनके लिए एक मोहर की तरह था। एक ठप्पा लग गया उनकी महानता पर। बिल्कुल। और उस नए रुतबे को बनाए रखने के लिए, उस इलीट क्लब का हिस्सा बने रहने के लिए उन्हें उसी उच्च वर्ग के रंग में रंगना पड़ा, यानी शराब पीनी पड़ी। मतलब ये दृश्य साबित करता है कि अक्सर हमारे कठोर सिद्धांत केवल तब तक ही टिकते हैं जब तक उन्हें तोड़ने के लिए कोई सही प्रलोभन सामने ना आए। एकदम सही। और ये मनोवैज्ञानिक हेरफेर का बहुत ही सटीक उदाहरण है। असल में मिस्टर मेहता ने मालती को चुनौती दी थी कि वो ओंकारनाथ के उसूल तोड़कर दिखाएं। और मालती ने ये काम चुटकियों में कर दिया। लेकिन एक बात है। हाँ, बताइए। ये सब तो सिर्फ दिमागी खेल थे। एक दूसरे की कमजोरियों से खेलना, तंज कसना, ये सब एक बहुत ही सुरक्षित वातावरण में हो रहा था। ड्राइंग रूम के अंदर आराम से बैठकर। हाँ,
असली बात तो तब समझ में आती है जब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाती है, जब जान पर बनाती है। और वही इस कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है, सबसे निर्णायक मोड़। दावत चल रही है, सब लोग शराब के नशे में हैं, दर्शन और राजनीति पर फिर से बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। सब अपनी अपनी उस बौद्धिक दुनिया में एकदम सेफ फील कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन तभी ये सुरक्षा चक्र बहुत बुरी तरह से टूटता है। हाँ, और वो जो दृश्य है वो किसी भी ब्लॉकबस्टर थ्रिलर से कम नहीं है। रात का समय है, अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है और एक हथियारबंद अफगान अंदर आ जाता है। एक खूंखार पठान डाकू। हाँ, जिसके कंधे पर बंदूक है। वो सीधे अंदर घुस आता है। वो बंदूक का कुंदा जमीन पर जोर से पटकता है, गालियां देता है और कहता है कि उसे अभी के अभी 1000 रुपये चाहिए, वरना वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब आप सोचिए, जो लोग अभी तक समाज और देश की दिशा तय करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अचानक मौत को सामने देखकर उनकी क्या हालत होती है? उनकी हालत तो एकदम खराब हो जाती है। बिल्कुल। उनके सारे सिद्धांत, उनकी सारी नैतिकता और उनका सारा रुतबा, वो सब पलक झपकते ही गायब हो जाता है। इसे हम एक असली स्ट्रेस टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। जहां सारी पोल खुल जाती है। सही कहा। जब इंसान पर कोई अचानक और जानलेवा संकट आता है, तो दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क, दर्शन और नैतिकता को प्रोसेस करता है, वो काम करना ही बंद कर देता है और सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। एकदम सही। तब इंसान का सबसे आदिम स्वभाव, जीवित रहने की जो वृत्ति है, वो हावी हो जाती है। मिस्टर खन्ना को ही ले लीजिए। हाँ, खन्ना जी, जो एक बहुत बड़े बैंक के मैनेजर हैं और लाखों रुपयों की बातें करते रहते हैं। वही खन्ना जी चुपके से सीढ़ियों की तरफ रेंगने लगते हैं ताकि किसी तरह छिपकर अपनी जान बचा सके। खन्ना जी की स्थिति तो सच में बहुत दयनीय है। जब डाकू सबकी तलाशी लेने की बात करता है, तो एक लखपति बैंक मैनेजर अपनी जेब से 5 रुपए निकालकर बहाना बनाता है कि उसके पास तो कुछ है ही नहीं। ये उनका असली रूप था। मुझे तो ये सुनकर एक ऐतिहासिक घटना याद आ रही है। मतलब ये स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे कोई टाइटैनिक जहाज के फर्स्ट क्लास लाउंज में बैठकर आराम से शैंपेन पीते हुए जहाज की शानदार इंजीनियरिंग पर लंबी बहस कर रहा हो। लेकिन जैसे ही वो जहाज बर्फ के पहाड़ से टकराता है और डूबने लगता है, तो वो सारा ज्ञान, वो सारी सभ्यता अचानक खत्म हो जाती है और वही लोग एक दूसरे को धक्का देकर सबसे पहले लाइफ बोट में कूदने की कोशिश करने लगते हैं। अरे बाप रे, ये एनालॉजी तो इस स्थिति पर पूरी तरह से फिट बैठते है। संकट के समय आपकी सामाजिक हैसियत का कोई मूल्य नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि राय साहब, जिनके इशारे पर पूरा का पूरा इलाका चलता है, वो भी थर थर काँप रहे हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए डाकू से कहते हैं कि देखिए, मैं काउंसिल का मेंबर हूँ और आपको मिस मालती जैसी महिला के सामने ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। मतलब वो उस स्थिति में भी अपना वीआईपी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उस डाकू के सामने काउंसिल के मेंबर होने का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। किसी भी बुद्धिजीवी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आगे बढ़कर उस डाकू का सामना कर सके। और सबसे बड़ी बात देखिए, मिस मालती जो कुछ देर पहले ही ओमकारनाथ को जेल भिजवाने की धमकियां दे रही थीं और पूरी महफिल पर अपना रौब जमा रही थीं, वो भी पूरी तरह से खामोश है। मतलब ये स्थिति दिखाती है कि जब आप पर असल में मौत का साया मंडरा रहा हो, तो आपकी बैंक बैलेंस शीट, आपकी डिग्रियां, आपके बड़े बड़े पद, ये सब कुछ भी काम नहीं आता। बिल्कुल। उस कमरे में मौजूद 20 लोग, जो शहर के सबसे पावरफुल लोग हैं, वो सब मिलकर भी एक डाकू के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं। और इसी चरम दहशत के बीच कहानी एक ऐसा रुख लेती है जो इस पूरे एलीट वर्ग की असलियत को नंगा कर देता है। हाँ, यहाँ से कहानी एकदम पलटती है। जब ये सारे पढ़े लिखे लोग अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे होते हैं, तब कमरे में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जिसे इस पूरी दावत में कोई हैसियत दी ही नहीं गई थी। होरी? बिल्कुल। एक बहुत ही साधारण सा गरीब किसान, जो उस दावत में बस एक माली का छोटा सा रोल करने के लिए लाया गया था। हाँ, उसके पास न तो मिस्टर मेहता जैसी फिलॉसफी की समझ है, न राय साहब जैसी दौलत है, और न ही ओंकारनाथ जैसा वो खोखला आदर्शवाद है। जब वो कमरे में आता है और देखता है कि एक डाकू ने उसके मालिक पर बंदूक तान रखी है, तो उसके पास सोचने के लिए कोई भारी भरकम सिद्धांत नहीं होते। वो बिना एक सेकंड गवाए, अपनी जान की परवाह किए बिना सीधा उस खूंखार डाकू पर छलांग लगा देता है। और यही बात होरी को इन सब से अलग करती है। होरी की ये प्रतिक्रिया पूरी तरह से निस्वार्थ है। हाँ? जहां वो पूरा बौद्धिक वर्ग संकट के समय नफा नुकसान का हिसाब लगा रहा था, ये सोच रहा था कि कैसे कम से कम पैसे देकर जान बचाई जाए,
वहीं होरी ने कोई हिसाब नहीं लगाया। उसने बस एक्ट किया। बिल्कुल, वो केवल अपना कर्तव्य जानता था। वो सीधा डाकू को जमीन पर गिरा लेता है और उसकी दाढ़ी जोर से पकड़कर खींच लेता है। और जैसे ही वो दाढ़ी खींचता है, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सच सबके सामने आ जाता है। हाँ, वो पल बहुत ही चौंकाने वाला है। 1 मिनट के लिए, तो जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा तो मुझे लगा कहानी ने पूरी तरह से पलटवार कर दिया है। बिल्कुल क्योंकि वो दाढ़ी असली नहीं थी, वो नकली थी। बिल्कुल। वो हमलावर कोई अफगान या पठान डाकू नहीं था। वो और कोई नहीं बल्कि खुद प्रोफेसर मिस्टर मेहता थे। हाँ। मतलब उन्होंने महज एक दार्शनिक बात साबित करने के लिए इतनी खौफनाक स्थिति पैदा कर दी। वो इन सब रईसों और बुद्धिजीवियों की बहादुरी की परीक्षा ले रहे थे। एकदम से। और मेहता का ये कदम कोई साधारण मजाक या प्रैंक नहीं था। ये एक बहुत ही गहरा समाजशास्त्रीय प्रयोग था। एक प्रैक्टिकल सोशल एक्सपेरिमेंट। हाँ, मेहता इस महफिल में चल रही खोखली बहसों से पूरी तरह तंग आ चुके थे। वो ये साबित करना चाहते थे कि ये लोग जो देश चलाने, समाज को दिशा देने और बड़े बड़े आंदोलन करने का दावा करते हैं, वो भीतर से कितने ज्यादा कायर हैं। मेहता ने ये दिखा दिया कि बौद्धिकता और साहस, ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। लेकिन मेहता ने इस एक्सपेरिमेंट से साबित कर दिया कि असली चरित्र उन सेमिनार वाली बहसों में नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में लिए गए आपके फैसलों में दिखता है। और इस प्रयोग का एक और बहुत महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया। जिस वर्ग को ये सारे एलीट लोग जाहिल मानते हैं, अनपढ़ और शोषित मानते हैं, जिसे सुधारने के लिए वो आंदोलन चलाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिल्कुल उसी वर्ग का एक साधारण व्यक्ति यानी होरी, वो इस पूरे कमरे में सबसे ज्यादा वफादार और साहसी साबित हुआ। सही बात है। होरी के पास अपनी जान के अलावा खोने के लिए कुछ था ही नहीं, फिर भी उसने वो दांव पर लगा दी। जबकि जिनके पास सब कुछ था, वो सिर्फ 150 रुपए बचाने के लिए कांप रहे थे। हाँ, ये दिखाता है कि नैतिकता और असली साहस किसी खास वर्ग या किसी यूनिवर्सिटी की शिक्षा के मोहताज नहीं होते। तो अगर हम इन सब किरदारों को एक साथ रखकर देखें, जैसे राय साहब जो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, ओंकारनाथ जो झूठे सम्मान के लिए अपने सिद्धांत बेच देते हैं, खन्ना जो संकट में सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, और होरी जो बिना कुछ सोचे अपना कर्तव्य निभाता है, तो ये सिर्फ एक दावत की कहानी नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं। ये मानव स्वभाव का एक बहुत ही सटीक और मैं कहूंगा निर्मम अध्ययन बन जाती है। सही कहा आपने। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब तक किसी इंसान की असल परीक्षा नहीं होती, तब तक उसके विचार केवल शब्द होते हैं, बस हवा होते हैं। हम किसी के चरित्र का मूल्यांकन उसके बातों से नहीं कर सकते, बल्कि उसके कर्मों से ही कर सकते हैं। मेहता का ये जो पूरा कृत्य था, वो समाज के उस चमकदार आवरण को फाड़ देता है जिसे हम सभ्यता कहते हैं। और अगर हम इस पूरी चर्चा को आज के समय से जोड़कर देखें ना, तो ये सच्चाई और भी ज्यादा चुभने वाली लगती है। वो कैसे? देखिए, आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम सब अपनी डिजिटल और सामाजिक छवि को बहुत ध्यान से करते हैं, फिल्टर लगाकर। हम सोशल मीडिया पर अपनी एक बहुत ही जागरूक, साहसी और नैतिक छवि बनाते हैं। हाँ, वो कीबोर्ड वॉरियर वाली छवि। बिल्कुल। हम बड़े बड़े मुद्दों पर लंबी लंबी बहसें करते हैं, थ्रेड्स लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे राय साहब के घर उस रात वो सब लोग कर रहे थे। ये बात तो सच है कि हमारी आज की दुनिया में बौद्धिक होने का दिखावा करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। हम अपने कंफर्ट जोन में एसी कमरे में बैठकर दुनिया भर के अहम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं और खुद को तसल्ली देते हैं कि हम कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन असली सवाल वही रहता है जो मेहता ने उठाया था। क्या हम उस बदलाव का असल में हिस्सा बनने के लिए खुद को खतरे में डालने को तैयार है? बहुत सही सवाल है। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। हम यहाँ सभी सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जिस पर वो खुद अपने स्तर पर मंथन कर सकें। जरा कल्पना कीजिए कि आज की इस आधुनिक दुनिया में जहां हम अपनी डिजिटल पहचान में इतने सुरक्षित महसूस करते हैं, अगर कभी वास्तविकता का ऐसा ही कोई पठान यानी जिंदगी का कोई अचानक आने वाला गहरा और असली संकट सीधे हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए, तो क्या होगा? हाँ, क्या हमारी डिग्रियां, हमारे सोशल मीडिया के फॉलोअर्स या हमारा रुतबा हमें बचा पाएगा, या हम भी उसी आदिम कायरता का शिकार होंगे जो खन्ना और ओंकारनाथ में दिखाई दी? सोचने वाली बात है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या बिना किसी शर्त वाला असली साहस आज भी समाज के उसी हाशिए पर खड़ा है जिसे हम अपनी इस चमकदार दुनिया में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। मिलेंगे अगली चर्चा में। अगर हम एक पल के लिए कल्पना करें कि शेयर बाजार का कोई बहुत बड़ा दिग्गज है, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके एक इशारे पर शहर की बड़ी बड़ी कंपनियां कांपती हैं।
हाँ, जिसका बाजार में बहुत बड़ा नाम हो। बिल्कुल। और वो अचानक एक घने जंगल के बीचों बीच फंस जाए और उसके ठीक सामने एक खूंखार तेंदुआ आ खड़ा हो। बाप रे, वो तो पसीने से तरबतर हो जाएगा। वही तो, उस पल उसकी सारी दौलत, उसका रसूख, उसके बैंक खाते सब धरे के धरे रह जाते हैं। वो डर के मारे एकदम लकवाग्रस्त सा कांपने लगता है। मतलब शहर का सबसे बड़ा शिकारी असली जंगल में कैसे एक बेबस शिकार बन जाता है, आज हम इसी दिलचस्प विषय को खंगालने वाले हैं। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल इमेजरी है। हाँ, तो आज के हमारे इस डीप डाइव में स्वागत है। हमारे पास एक बहुत ही शानदार साहित्यिक स्रोत के अंश है। ये दिखने में तो एलीट वर्ग की एक साधारण शिकार यात्रा या हंटिंग ट्रिप लगती है, लेकिन अंदर से ये कुछ और ही है ना? एकदम सही। असल में ये उन कृत्रिम मुखौटों का शिकार है जो हम समाज में पहनकर घूमते हैं। और इस कहानी की शुरुआत ही ना एक बहुत गहरे व्यंग्य से होती है। स्रोत बताता है कि इस भव्य शिकार यात्रा से ठीक एक रात पहले इस पूरे आयोजन के जो कर्ता धर्ता हैं, राय साहब, उन्होंने अपने घर पर एक नाटक रखवाया था। अच्छा, शिकार से ठीक पहले एक नाटक। हाँ, और उस नाटक में एक मुकदमेबाज जमींदार का जमकर मजाक उड़ाया गया। वकीलों और समाज के ठेकेदारों की चालबाजियों पर खूब तालियां पीटी गईं। मतलब वहां मौजूद सारे एलीट मेहमान उस व्यंग्य का मजा ले रहे थे। वो खुद को बहुत आधुनिक और प्रगतिशील मान रहे होंगे। बिल्कुल। और विडंबना देखिए, उसके अगले ही दिन वही राय साहब अपने इन्हीं खास मेहमानों के मनोरंजन के लिए दर्जनों नौकरों और लाव लश्कर के साथ एक असली शिकार का आयोजन करते हैं। अरे वाह, ये तो वही बात हो गई कि मंच पर तो आप बड़े बड़े आदर्शों की बात कर रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में आपका शौक वही सामंती तमाशा है। एकदम सही कहा। और इस मंडली के किरदार बिना कोई आम लोग नहीं है। समाज के हर प्रभावशाली वर्ग का एक नुमाइंदा यहाँ मौजूद है। जैसे जाने माने दार्शनिक मिस्टर मेहता हैं, हाई सोसाइटी की चुलबुली मिस मालती है, और उद्योगपति मिस्टर खन्ना भी हैं। बिल्कुल खन्ना है, फिर चुनाव और जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाले मिस्टर तंखा हैं, और एक मस्त मौला इंसान मिर्जा खुर्शीद है। तो चले इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मुझे लगता है यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही ये लोग जंगल में जाते हैं, हालात एकदम बदल जाते हैं। हाँ, मतलब इस ट्रिप का सबसे मजेदार पहलू ही यही है कि जैसे ही ये लोग शहर की पक्की सड़कों और सुख सुविधाओं से निकलकर जंगल की कठोर हकीकत में कदम रखते हैं ना, प्रकृति इनके सारे नकाब नोच लेती है। क्योंकि देखिए, जंगल किसी का विजिटिंग कार्ड नहीं पड़ता। वहां तो बस सर्वाइवल यानी अस्तित्व के नियम चलते हैं। कहानी में जैसे ही ये मंडली जंगल में प्रवेश करती है, सबसे पहला वैचारिक टकराव दार्शनिक मिस्टर मेहता की तरफ से आता है। वो क्या करते हैं? वो अचानक एक अजीब सी शर्त रख देते हैं। उनका कहना है कि इस शिकार पर कोई नौकर चाकर नहीं रहेगा, सब लोग खुद अपना खाना बनाएंगे, जमीन पर सोएंगे और पूरी तरह से देहाती जीवन जिएंगे। ओह, स्रोत में तो ये भी जिक्र है कि मेहता विवाह, धर्म और समाज के हर बंधन को खारिज करते हैं। हाँ, वो इन सब को इंसान के विकास में बाधा मानते हैं। मतलब वो कहते हैं कि इंसान को अपनी मूल प्रवृत्तियों के साथ बिना किसी सामाजिक दिखावे के जीना चाहिए, एकदम निर्द्वंद होकर। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि मेहता का ये बर्ताव आखिर आ कहाँ से रहा है। वो असल में उस शहरी जीवन और उसके खोखलेपन से पूरी तरह उब चुके हैं। अच्छा, मतलब शहर की भाग दौड़ से परेशान हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि शहर में हर रिश्ता बस एक सौदे जैसा है। इसलिए वो एक नेचुरल स्टेट या प्राकृतिक अवस्था की वकालत करते हैं। वो चाहते हैं कि इंसान बिल्कुल आजाद होकर जिए। उनका ये विचार सुनने में तो बहुत बौद्धिक लगता है। बौद्धिक तो लगता है, लेकिन क्या हम ये नहीं कह सकते कि इसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास है? वो कैसे? मैं एक उपमा देती हूँ। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई इंसान बहुत महंगे और सुविधाओं से भरे 5 स्टार रिजॉर्ट की बुकिंग करे और वहां पहुंचकर अपने दोस्तों के सामने अचानक जिद करने लगे कि नहीं, मैं तो पत्थरों को रगड़कर आग जलाऊंगा। हाँ, ये तो अजीब बात हुई। तो मेरा यहाँ एक तीखा सवाल है, क्या मेहता सच में इतने गहरे दार्शनिक हैं, या वो सिर्फ अपने उन शहरी दोस्तों के सामने अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता साबित करने का दिखावा कर रहे हैं? ये बहुत ही जायज सवाल है। और अगर कहानी की परतों को थोड़ा उधेड़ें तो मेहता का ये दर्शन एक तरह का बौद्धिक पाखंड ही नजर आता है। बिल्कुल। क्योंकि मेहता जिस प्राकृतिक जीवन को एक एडवेंचर या पिकनिक की तरह देख रहे हैं ना, वो वहां के स्थानीय आदिवासियों के लिए कोई शौक नहीं है,
वो उनका रोजमर्रा का कठोर संघर्ष है। हाँ, मतलब मेहता के पास तो ये विकल्प है कि शाम ढलते ही वो वापस अपने आरामदायक जीवन में लौट सकते हैं। वही तो, इसलिए उनके इस दर्शन में जमीनी हकीकत कम है और अपनी सुपीरियरिटी दिखाने की भूख ज्यादा है। और मेहता के इस दार्शनिक आवरण की असली परीक्षा तो कहानी के अगले पड़ाव में होती है, जब मेहता और मिस मालती एक साथ शिकार के लिए निकलते हैं। वो जेठ की दोपहरी वाला दृश्य। हाँ, चिलचिलाती धूप है और रास्ता बेहद पथरीला है। मिस मालती, जो शहर की चिकनी सड़कों पर मोटर दौड़ाने की आदी हैं, वो इस माहौल में पूरी तरह से पस्त हो जाती हैं। वो बार बार आराम करना चाहती हैं। लेकिन मेहता कठोर बने रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर उनके सामने एक तेज बहाव वाला नाला आ जाता है और मालती के कदम पूरी तरह उखड़ जाते हैं। वो डर जाती हैं। और यहाँ ना ये नदी पार करने वाला दृश्य महज कोई भौगोलिक बाधा नहीं है। हाँ, ये मालती की उस शहरी कृत्रिमता के टूटने का बहुत बड़ा प्रतीक है। एकदम सही। जब मालती आगे बढ़ने से मना कर देती हैं, तो मेहता उन्हें अपने कंधे पर उठाकर वो नदी पार कराते हैं। और नदी के बिल्कुल बीचों बीच मेहता की एक टिप्पणी बहुत मारक है। हाँ, जब मालती उनसे पूछती हैं कि क्या उन्हें ऐसी स्त्री से प्रेम हो सकता है, तो मेहता साफ कह देते हैं कि उन्हें कोई ऐसी स्त्री नहीं चाहिए जो खुद को देवी मानकर पुजवाना चाहे। मतलब वो समानता और जमीनी हकीकत की बात करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ कहानी सच में बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ठीक इसी समय एक गवारिन, मतलब एक स्थानीय आदिवासी युवती सामने आती है। हाँ, और ये दृश्य बहुत ही पावरफुल है। मेहता ने एक पक्षी का शिकार किया था जो नदी की तेज धार में बह रहा था, और वो आदिवासी लड़की बिना किसी खौफ के उस पानी में कूद जाती है और पक्षी को निकाल लाती है। इस दृश्य का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा है। आप देखिए, ये आदिवासी लड़की मालती के बिल्कुल विपरीत है, उसका एंटीथेसिस है। वो कैसे? मालती के पास शहरी चमक धमक है, महंगे कपड़े हैं, लेकिन अंदर से वो ईर्ष्यालु है, कमजोर है। दूसरी तरफ वो देहाती लड़की प्राकृतिक सुंदरता, निस्वार्थ सेवा और सच्ची ताकत का प्रतीक है। हाँ, वो उन थके हुए लोगों के लिए मक्के की रोटियां बनाती है, और जब मालती को धूप से चक्कर आने लगते हैं तो वो पहाड़ों से जड़ी बूटियां लाकर उसका इलाज भी करती है। और इस पर मेहता का रिएक्शन देखिए। जो मेहता अभी तक इतने कठोर बने हुए थे, वो उस अनपढ़ लड़की की निस्वार्थ सेवा को देखकर पूरी तरह मुग्ध हो जाते हैं। वो तो मालती के सामने ही कह देते हैं कि इस औरत में जो विश्व बंधुत्व है वो दुनिया के किसी दर्शन में नहीं है। और जाहिर सी बात है, मेहता की ये मुग्धता मालती के लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। इससे मालती के भीतर एक गहरी असुरक्षा और ईर्ष्या पैदा होती है। उसकी सारी शहरी सुपीरियरिटी एक पल में ढह जाती है। बिल्कुल। अब अगर हम मेहता और मालती के इस अध्याय से थोड़ा आगे बढ़ें तो इसी जंगल में एक और नाटक चल रहा है जो सीधे तौर पर पूंजीवाद और खौफ से जुड़ा है। आप मिस्टर खन्ना और राय साहब वाले समूह की बात कर रहे हैं। हाँ, जहां एक तरफ मेहता प्रकृति में जीवन का अर्थ ढूंढ रहे हैं, वहीं ये दूसरा समूह अपनी पूंजीवादी मानसिकता को जंगल में भी ढो रहा है। वो मिस्टर खन्ना, जो शहर में एक निष्ठुर बैंकर और मिल मालिक हैं, जो जंगल में सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। वही खन्ना। उनका चरित्र ये दिखाता है कि कैसे अंधा पैसा इंसान को इंसानियत से काट देता है। जब एक गरीब देहाती उनके पास कुछ बहुमूल्य जड़ी बूटियां बेचने आता है तो खन्ना वहां भी मोलभाव करने लगते हैं। मतलब वो कौड़ियों के भाव सौदा करना चाहते हैं। बिल्कुल। वो उन जड़ी बूटियों की मार्केटिंग करके मोटा मुनाफा कमाने की गणित बिठाने लगते हैं। उनके लिए प्रकृति सिर्फ एक कच्चा माल है। लेकिन जंगल की अदालत में तो दौलत की कोई अहमियत है ही नहीं। खन्ना का सारा गणित तब धराशायी हो जाता है जब उनके सामने खूंखार तेंदुआ आ जाता है। और तब खन्ना की सिट्टी पिट्टी एकदम गुम हो जाती हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना। शेर बाजार का वो शिकारी असली जंगल में एक जानवर को देखकर कांप रहा है। उसकी सारी दौलत और रसूख उस जंगली जानवर के सामने बेकार हो जाते हैं। एकदम। और यहाँ राय साहब का रवैया भी देखने लायक है। जब खन्ना खौफ से कांप रहे होते हैं तो राय साहब उनकी लालच पर हंसते हैं और उन्हें उपदेश देने लगते हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। क्या? राय साहब खन्ना के लालच पर हंस रहे हैं, ज्ञान बगार रहे हैं, लेकिन क्या राय साहब खुद एक बड़े पाखंडी नहीं है? आपका इशारा किस तरफ है? मतलब जरा सोचिए, ये पूरा तमाशा, ये महंगा शिकार, दर्जनों नौकरों की फौज, ये सब जमींदार राय साहब ने ही तो आयोजित किया है। क्या वो भी खन्ना की तरह ही एक शोषक नहीं है? बस उनका तरीका थोड़ा ज्यादा सभ्य है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और कहानी में खन्ना खुद राय साहब को ये आईना दिखाते हैं। वो पलटकर कहते हैं कि आप इतनी बड़ी बड़ी समाजवाद की बातें करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई मुनाफे का सौदा मिले तो आप सबसे पहले लपकेंगे। अच्छा। हाँ,
राय साहब की दार्शनिकता महज उनके विलासिता भरे जीवन का एक शौक है। जब बात अपने अधिकारों को छोड़ने की आएगी तो वो भी उतने ही लालची साबित होंगे। ये बहुत ही गहरी बात है। अब आते हैं कहानी के तीसरे और अंतिम हिस्से पर। यहाँ मिर्जा खुर्शीद और मिस्टर तंखा का समूह है, जहाँ राजनीति और लोकतंत्र का तमाशा देखने को मिलता है। हाँ, ये दोनों एक साथ हैं, लेकिन इनकी दुनिया एकदम अलग है। मिर्जा एक फक्कड़ और आजाद ख्याल इंसान है, और तंखा एक निहायती चालाक चुनाव एजेंट है जो हर चीज में फायदा ढूंढते हैं। बिल्कुल। और स्रोत में मिर्जा के जरिए लोकतंत्र पर एक बहुत ही तीखा प्रहार किया गया है। मिर्जा कहते हैं कि ये जो चुनाव का सिस्टम है, ये महज अमीरों का एक ढोंग है। हाँ, जहाँ वोट खरीदे जाते हैं और जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। वो तो इसे पुराने जमाने की तानाशाही से भी बदतर मानते हैं। सही कहा। और इसी बीच जंगल में उनका सामना एक गरीब लक्कड़हारे से होता है, जिसके पास एक मरा हुआ हिरन है। और तंखा तो इस मौके का भी राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है ना। बिल्कुल। वो उस डरे हुए लक्कड़हारे से वो हिरन मुफ्त में हड़पना चाहता है, लेकिन मिर्जा उसके इस मंसूबे पर पानी फेर देते हैं। वो उस लक्कड़हारे को पैसे देकर हिरन खरीद लेते हैं ताकि उसे सजा ना मिले। और फिर मिर्जा तंखा को मजा चखाने के लिए वो भारी भरकम हिरन तंखा के ही कंधों पर लदवा देते हैं। और तंखा की हालत देखने लायक होती है। बाप रे, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर सिर्फ दूसरों की मेहनत की कमाई खाई हो, उसे गर्मी में असली शारीरिक श्रम करना पड़े। तंखा की सांस तो उखड़ी गई होगी। वो पसीने से तरबतर होकर लगभग जमीन पर गिर पड़ता है। और यहाँ एक्सपर्ट के तौर पर मैं कहूंगा कि इस दृश्य का प्रतीका बहुत मजबूत है। वो कैसे? तंखा जैसे लोग जो जीवन भर आम जनता की मेहनत पर पलते हैं, मिर्जा उन्हें शारीरिक श्रम का असली बोझ महसूस कराते हैं। वो हिरण दरअसल उस शोषित जनता का बोझ है। बहुत खूब। और दूसरी तरफ मिर्जा को देखिए, वो उस हिरण को लेकर अपने टेंट में वापस नहीं जाते। वो उसे गांव के गरीब बच्चों और देहातियों में बांट देते हैं। हाँ, और उनके साथ जमीन पर बैठकर शराब पीते हैं, झूम झूम कर नाचते हैं। स्रोत में लिखा है कि उन्हें जो अलौकिक खुशी मिलती है वो किसी भी अन्य अमीर किरदार को नसीब नहीं होती। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिर्जा ने अपने सामाजिक रुतबे का चोला पूरी तरह से उतार फेंका था। जब आप अपना अहंकार मिटा देते हैं, तभी आप सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। तो अब हम अपनी इस कहानी के अंत की ओर आते हैं। शाम ढल चुकी है और सभी लोग वापस उस बरगद के पेड़ के नीचे लौट आए हैं, लेकिन कोई भी वैसा नहीं है जैसा वो सुबह था। बिल्कुल नहीं। मेहता विचारों में खोए हैं, मालती का घमंड टूट चुका है, खन्ना डरे हुए और भूखे हैं, तंका ठके हारे और अपमानित हैं। केवल मिर्जा ही ऐसे हैं जो सच्ची खुशी से लबरेज हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का मुख्य विचार यही निकलता है कि जंगल ने इन सभी के सामाजिक रुतबे के कपड़े उतार फेंके हैं। एकदम सही। और इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर कर सकते हैं। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पद, पैसे और सोशल मीडिया के कितने ही मुखौटे पहनकर घूमते हैं। बिल्कुल, अनगिनत नकाब है हमारे। लेकिन अगर हम कल्पना करें कि कल को हमें इन सब से दूर किसी ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जाए जहां बैंक बैलेंस या डिग्री का कोई मोल ना हो, तो हम असल में कौन बचेंगे? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या हमारे भीतर मालती की तरह घबराहट होगी, खन्ना की तरह खौफ नजर आएगा, या फिर मिर्जा की तरह बेपरवाह खुशी झलकेगी? जवाब हम सबको अपने अंदर ही ढूंढना होगा। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और विचारों की गहराई में गोते लगाते रहिए। कल्पना कीजिए, कोई अपनी आंखों से अपने ही सगे भाई को अपनी सबसे कीमती संपत्ति में जहर मिलाते हुए देखता है। ये तो बहुत भयानक स्थिति है। हाँ बिल्कुल। और वो जानता है कि उसके साथ क्या हुआ है। सबूत भी बिल्कुल सामने है, लेकिन पुलिस को बुलाने या न्याय मांगने के बजाय वो चुप रहने का फैसला करता है। मतलब कोई इंसान खुद के साथ ना बड़ा अन्याय सहेगा ही क्यों? यही तो, वो भी तब जब वो संपत्ति उसकी जिंदगी भर की मेहनत का इकलौता सबूत हो। मैं तो ये सोचकर ही हैरान रह गई थी। सही बात है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक सगा भाई ऐसी खौफनाक साजिश रचेगा ही क्यों? हम अक्सर सोचते हैं कि घर में खुशहाली या संपत्ति आने से परिवार करीब आते हैं। हाँ, आमतौर पर तो यही माना जाता है। लेकिन कभी-कभी यही संपत्ति उन दरारों को चौड़ा कर देती है जो हमेशा से वहां मौजूद थीं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं, उसका मुख्य आधार यही विरोधाभास है। तो आज हम होरी की उस कहानी पर बात कर रहे हैं ना? हाँ, जो स्रोत हमारे सामने हैं, जिनमें एक किसान होरी, उसके परिवार और उस मशहूर नई गाय का जिक्र है,
हम बस उनकी कहानी को दोहराने नहीं बैठे हैं। बिल्कुल, कहानी तो बहुत लोगों को पता है। तो आज का हमारा मिशन कुछ और है। आज हम उस मनोविज्ञान को डिकोड करेंगे जो बताता है कि कैसे अचानक आई एक छोटी सी संपत्ति एक पूरे परिवार को तबाह करने वाला ट्रिगर बन जाती है। दिलचस्प है। हम ये भी समझेंगे कि कैसे सोशल कैपिटल या सामाजिक प्रतिष्ठा का भ्रम इंसान को एक ऐसे कर्ज के जाल में धकेलता है जहां से वापसी एकदम नामुमकिन है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस पूरे भूचाल का जन्म होता है, यानी गाय का घर में आना। हाँ, जो कि देखने में तो एक बहुत ही सकारात्मक घटना लगती है ना? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि गाय के आते ही घर की रौनक पूरी तरह बदल गई थी। धनिया का वो घमंड, वो खुशी, ऊख की चरी खिलाना, ये सब ऊपरी तौर पर एक जश्न जैसा लगता है। लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई पेच है। हाँ, अगर हम उस सामाजिक और आर्थिक ढांचे को देखें जिसमें ये लोग रह रहे हैं, तो ये खुशी दरअसल एक बहुत बड़े खतरे की घंटी थी। रुको, खतरे की घंटी कैसे? मेरा मतलब है किसी गरीब के घर में अगर थोड़ी सी संपन्नता आ रही है तो वो खतरा कैसे हो सकती है? क्योंकि अत्यधिक गरीबी वाले समाज में जहां संसाधनों का भारी अभाव हो, वहां किसी एक व्यक्ति की अचानक हुई तरक्की बाकियों को अपनी हार लगने लगती है। अच्छा, तो जलन की भावना पैदा होती है। बिल्कुल। इसे मनोविज्ञान में जीरो सम गेम की मानसिकता कहते हैं। गांव के उस दम घोटू माहौल में जहां हर कोई एक एक निवाले के लिए संघर्ष कर रहा है, होरी के दरवाजे पर बंधी वो शानदार गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी। तो वो क्या थी? वो गांव वालों के लिए इस बात का सबूत थी कि होरी अब उनसे एक कदम आगे निकल गया है। और यहीं से ईर्ष्या का वो बीज पनपना शुरू होता है जो अंत में तबाही मचाता है। बाप रे, ये नजरिया तो वाकई बहुत दिलचस्प है। मतलब गाय ने होरी के परिवार को आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं किया जितना सामाजिक रूप से बाकियों के नजर में खटकने वाला बना दिया। बिल्कुल सही। और ऊपर से किस्मत की मार देखिए, एक तरफ ये छिपी हुई ईर्ष्या पनप रही थी और दूसरी तरफ व्यवस्था ने अपना फंदा कसना शुरू कर दिया। हाँ, प्रकृति और सत्ता दोनों ने एक साथ प्रहार किया। बिल्कुल। बारिश का ना होना तो एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन राय साहब के कारकुन पंडित नोखेराम का वो कठोर आदेश याद है? अरे हाँ, वो आदेश कि जब तक राय साहब के खेत में हल न चले कोई किसान अपने खेत में हल नहीं चलाएगा। सही कहा। ये सत्ता का बहुत ही क्रूर इस्तेमाल था। ये हमें समझाता है कि व्यवस्था असल में कैसे काम करती है। मतलब संकट के समय में ताकतवर वर्ग सबसे पहले अपने हितों को सुरक्षित करता है। हाँ, और इसका सारा बोझ सबसे निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति पर डाल दिया जाता है। वो यही बोझ किसानों को सीधा महाजन झिंगुरी सिंह के जाल में धकेल देता है। मुझे झिंगुरी सिंह का काम करने का तरीका बहुत ही खौफनाक लगा। वो कैसे? जब मैंने स्रोत में उसके कर्ज देने की शर्तें पढ़ी तो मुझे आज के जमाने के उन खतरनाक क्रेडिट कार्ड्स की याद आ गई, वो जिनमें दुनिया भर के हिडन चार्जेस छुपे होते हैं। अरे हाँ, वो तो बहुत सटीक तुलना है ना? ये तो ऐसा है जैसे आपने कोई लोन लिया और पैसे हाथ में आने से पहले ही आधी रकम प्रोसेसिंग फीस के नाम पर कट गई। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि झिंगुरी सिंह का तरीका कोई साधारण व्यापार नहीं था। वो नजराना, दस्तूरी और स्टैंप की लिखाई के नाम पर जो पैसे काटता था वो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं था। अच्छा, तो फिर उसका असली मकसद क्या था? इसके पीछे एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक चाल थी। मनोवैज्ञानिक चाल? मैं तो इसे सिर्फ एक लालची साहूकार की लूट समझ रही थी। इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है भला? मनोविज्ञान ये है कि वो कर्जदार को ये महसूस ही नहीं होने देना चाहता कि उसने पूरी रकम पाई है। अच्छा, कैसे? देखिए, 25 रुपए का कागज लिखाने पर जब होरी के हाथ में मुश्किल से 17 रुपए आते हैं और उस पर भी 1 साल का ब्याज एडवांस में कट जाता है, तो कर्जदार का मनोबल वहीं टूट जाता है। ओहो, मतलब कागजों में तो वो 25 का कर्जदार है लेकिन असलियत में वो ठगा हुआ महसूस करता है। बिल्कुल, वो लाचार और कमजोर महसूस करता है। झिंगुरी सिंह ये सुनिश्चित करता है कि किसान कभी भी आर्थिक और मानसिक रूप से सिर न उठा सके। ये तो सच में डरावना है। स्रोत में एक जगह जिक्र भी है कि गांव वाले पीठ पीछे झिंगुरी सिंह को गालियां देते हैं, उसे ससुर कहते हैं। हाँ, वो हिस्सा काफी रोचक है। लेकिन जैसे ही वो सामने आता है सब पंडित जी पालागी कहकर जमीन पर बिछ जाते हैं। ये दोगलापन क्यों? अगर सब उससे इतनी नफरत करते हैं तो कोई बगावत क्यों नहीं करता? क्योंकि झिंगुरी सिंह उस व्यवस्था का प्रतीक है जिसका हिस्सा बनने का सपना ये सभी गांव वाले अंदर ही अंदर देखते हैं। मतलब वो भी उसकी तरह बनना चाहते हैं। हाँ, वे झिंगुरी सिंह से नफरत उसके शोषण के कारण नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे खुद उसकी जगह पर नहीं हैं।
बाप रे, ये तो बहुत ही गहरी बात है। और सबसे बड़ी बात, वो उनके जीने का इकलौता सहारा है। जब सत्ता और संसाधन पूरी तरह से किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाते हैं तो बगावत का सीधा मतलब मौत होता है। सर्वाइवल की इस लड़ाई में आत्मसम्मान बहुत पीछे छूट जाता है। और यही सर्वाइवल होरी को झिंगुरी सिंह के दरवाजे पर ले जाता है। सही कहा। लेकिन झिंगुरी सिंह की नजर होरी के खेत या किसी और चीज पर नहीं, बल्कि उसकी उस नई गाय पर टिक जाती है। बिल्कुल, वो तो जैसे मौके की ताक में ही था। वो होरी को एक बहुत ही सीधा सा विकल्प देता है, या तो गहने गिरवी रख दो या फिर ये नई गाय मुझे बेचकर कर्ज के इस झंझट से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। और वो ये प्रस्ताव बहुत ही सहानुभूति का नाटक करते हुए रखता है ना? जैसे वो होरी पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। हाँ, और सच कहूं तो यहीं पर मुझे होरी के फैसले से बहुत बड़ी परेशानी है। अच्छा, क्यों भला? अगर हम सारी भावनाओं, सारे पारिवारिक ड्रामा को एक तरफ रख दें और सिर्फ एक प्रैक्टिकल नजरिए से सोचें, तो झिंगुरी सिंह का प्रस्ताव एकदम समझदारी भरा था। आप ऐसा मानती हैं? बिल्कुल। होरी खुद मानता है कि कर्ज एक ऐसा मेहमान है जो कभी घर से वापस नहीं जाता। उस भयानक दलदल में फंसने और पीढ़ियों को बर्बाद करने से तो कहीं लाख गुना बेहतर था कि वो गाय बेच दी जाती। क्या होरी का वो भावनात्मक फैसला, मेरा मतलब है गाय को ना बेचना, उसकी सबसे बड़ी गलती नहीं थी? देखिए, अगर आप इसे आज के शेयर बाजार या कॉर्पोरेट बैलेंस शीट के चश्मे से देखेंगे तो होरी का फैसला 100% गलत और बेवकूफी भरा लगेगा। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ हमें पूंजी की परिभाषा को बदलना होगा। अत्यधिक अभाव में जीने वाले इंसान के लिए संपत्ति का मतलब बैंक बैलेंस नहीं होता। तो उनके लिए संपत्ति क्या होती है? उनके लिए सम्मान और गर्व ही इंसान की आखिरी पूंजी होती है। जब धनिया गर्व से कहती है कि इतनी तपस्या के बाद तो घर में गऊ आई है, तो वो कोई आर्थिक बयान नहीं दे रही है। वो शायद उस सामान्य सामाजिक प्रतिष्ठा की बात कर रही है। बिल्कुल, वो साबित करता है कि गाय सिर्फ एक जानवर नहीं, उनकी खोई हुई इज्जत की वापसी का प्रतीक थी। तो आप कह रहे हैं कि गाय बेचना महज एक व्यापारिक लेन देन नहीं था? बिल्कुल नहीं। गाय बेचना उनके लिए अपनी सोशल कैपिटल के दिवालियापन की घोषणा करने जैसा था। समाज में जो उनका रुतबा थोड़ा सा बढ़ा था, गाय बेचते ही वो वापस जीरो हो जाता। अच्छा, अब समझ में आ रहा है। एक गरीब आदमी भूखा सो सकता है, लेकिन वो उस सम्मान को नहीं खोना चाहता जो उसने बरसों की जलालत के बाद हासिल किया है। होरी जानता है कि कर्ज उसे अंदर से खोखला कर देगा। हाँ, वो कहता भी है कि वो रुपए सूद पर ले लेगा, सेका। लेकिन वो समाज की नजरों में और अपने ही परिवार, खासकर अपनी बेटियों सोना और रूपा की नजरों में गिरना नहीं चाहता। दोनों बेटियों का गाय से गहरा लगाव था। ये सच में बहुत मार्मिक है। मतलब वो चीज जो आपको बचा सकती है, आप उसी से चिपके रहकर खुद को डुबा लेते हैं, क्योंकि वो चीज आपके सम्मान से जुड़ गई है। बिल्कुल। इसलिए वो गाय बेचने के बजाय उसे गर्मी से बचाने के लिए घर के बाहर बांधना मंजूर करता है। हाँ, और यही फैसला कहानी को उस दिशा में ले जाता है जहां बाहरी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक घर के अंदर के लोग बन जाते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा तो मुझे लगा जैसे मैं कोई क्लासिक सस्पेंस थ्रिलर देख रही हूँ। वो रात वाला दृश्य है ना? हाँ, एक तरफ सब कुछ बहुत शांत लग रहा है। रात के समय होरी का भाई हीरा आग यानी कोड़ा लेने के बहाने आता है। दोनों भाई बैठकर बातें कर रहे हैं, अपने बीमार भाई शोभा की बीमारी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और हीरा इतना भावुक हो जाता है कि उसका गला भर आता है। बिल्कुल, उसे देखकर होरी को लगता है कि भाई के दिल में कोई कपट नहीं है। मुझे तो एक पल के ही लगा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर का माहौल कुछ और ही था। हाँ, दूसरी तरफ घर के अंदर धनिया अपने बेटे गोबर और भोला की विधवा बेटी जुनिया के रिश्तों को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। एकदम आम पारिवारिक गपशप लग रही थी। लेकिन उस शांति में एक अजीब सा तनाव हवा में था। एकदम सही। अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो लेखक ने जानबूझकर ये दृश्य रखा है ताकि पाठक को गुमराह किया जा सके। अच्छा, तो ये एक सोची समझी चाल थी। हाँ, गरीबी रिश्तों को इतना खोखला कर देती हैं कि प्यार और अपनेपन का दिखावा भी एक बहुत गहरे षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। लेकिन एक मिनट, अगर हीरा सच में होरी से इतनी नफरत करता था कि उसकी गाय को मारना चाहता था, तो क्या वो भावुकता सिर्फ एक नाटक थी? यही तो मानवीय रिश्तों की सबसे बड़ी जटिलता है। ऐसा नहीं है कि हीरा के आंसू पूरी तरह झूठे थे। वो अपने भाइयों के संघर्ष को समझता है। तो फिर उसने ऐसे क्यों किया? क्योंकि वो होरी की इस नई मिली सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब जीवन एक बंद डिब्बे जैसा हो
जहां सांस लेने की जगह भी कम हो, तो अगर कोई एक व्यक्ति थोड़ी गहरी सांस लेता है तो दूसरे को लगता है कि उसके हिस्से की ऑक्सीजन छीनी जा रही है। उफ, ये तो बहुत ही गहरी बात है। हीरा का गाय को जहर देना महज एक जानवर को मारना नहीं था, वो होरी की उस प्रगति, उस नए सम्मान को मारना था जो हीरा के भीतर गहरी हीन भावना पैदा कर रहा था। बाप रे! और इस भयानक ईर्ष्या का नतीजा होती है वो चीख, गोबर की वो चीख जो रात के सन्नाटे को चीर देती है। हाँ, वो दृश्य बहुत ही तकलीफदेह है। सच में, गाय सुंदरिया की तड़प तड़प कर मौत, मुंह से झाग निकलना, पेट फूलना, आंखें पथरा जाना, ये सब पढ़ना बहुत मुश्किल था। और फिर पंडित दातादीन, जो पशु चिकित्सक हैं, उनका ये पुष्टि करना कि गाय को किसी ने साफ विष दिया है। और हीरा का वो नाटक, झूठा गुस्सा दिखाना और हत्यारे का खून पी जाने की धमकियां देना। ये उस परिवार के लिए सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं था, ये उनके उस सपने की मौत थी जिसे उन्होंने अभी-अभी जीना शुरू किया था। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो इसके बाद आता है। आप होरी के सच बताने की बात कर रही हैं ना? हाँ, सच कहूं तो उस हिस्से ने मुझे एकदम झकझोर दिया। मतलब भीड़ छटने के बाद होरी अपनी पत्नी धनिया को बताता है कि उसने अपनी आंखों से हीरा को गाय की नांद के पास कुछ खिलाते हुए देखा था। बिल्कुल, उसे सब पता था। तो होरी को सब पता था। वो जानता था कि उसके सगे भाई ने उसकी सबसे कीमती चीज को मार डाला। फिर भी उसने पुलिस को बुलाने से मना कर दिया, धनिया की जिद के बावजूद। हाँ, उसने धनिया को रोक दिया। उसने कहा, मैं घर में आग नहीं लगा सकता, भाई को जेल भेजने से परिवार की बदनामी होगी। ये न्याय कैसे हुआ भला? यही कहानी अपना सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार करती है। होरी के लिए सामाजिक मर्यादा और परिवार की इज्जत, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो, न्याय से बढ़कर है। लेकिन अपने ही अपराधी भाई को बचाना? क्योंकि वो जिस दुनिया में रहता है, वहां न्याय की परिभाषा पुलिस या अदालत से तय नहीं होती, वो तय होती है समाज की नजरों से। मतलब लोग क्या कहेंगे वाली बात। एग्जैक्टली। उसका सबसे बड़ा डर यह है कि अगर पुलिस आई और भाई हथकड़ियों में गया तो पूरे गांव में उनके परिवार की नाक कट जाएगी। हीरा की ईर्ष्या इतनी भयानक थी कि वो अपने ही भाई की प्रगति नहीं देख सका। और होरी की त्रासदी ये है कि वो जानते हुए भी व्यवस्था और लोकलाज के डर से खामोश रहने को मजबूर है। बिल्कुल, समाज की नजरों में घर तोड़ने वाला होरी ही कहलाता। और इसी बेबस लाचारी के कारण होरी न्याय की वेदी पर अपनी भावनाओं और अपने सच को कुर्बान कर देता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विश्लेषण है। इस पूरी चर्चा ने मेरे सोचने के तरीके को एकदम बदल कर रख दिया है। ये कहानी सिर्फ एक गाय के मरने की नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यह इस बात का प्रतीक है कि कैसे आर्थिक विषमता और सामाजिक दबाव एक इंसान से उसके सोचने समझने की शक्ति और अंततः उसके अपने सगे रिश्तों को छीन लेते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हाँ, और मैं श्रोताओं को इसी विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, अगर उस दिन होरी ने भावनाओं में ना बहकर वो गाय झिंगुरी सिंह को बेच दी होती तो क्या होता? शायद उसका आर्थिक पतन और जल्दी हो जाता। हाँ, वो महाजन के चंगुल में पूरी तरह फंस जाता। लेकिन क्या वो अपने ही सगे भाई के इस खौफनाक विश्वासघात और परिवार के इस नैतिक पतन से बच जाता? यह एक बहुत ही गहरा सवाल है। कभी कभी जीवन में सही विकल्प मौजूद ही नहीं होता। इंसान को सिर्फ दो बुरे विकल्पों में से कम बुरा चुनना होता है। इस गहन चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार पर खुद भी चिंतन जरूर कीजिएगा। कल्पना कीजिए एक एक बेहद नाटकीय और परेशान करने वाले दृश्य की। सुबह सुबह का वक्त है और एक ग्रामीण घर के आंगन में भारी हंगामा हो रहा है। एक पति अपनी पत्नी को बुरी तरह पीट रहा है, भद्दी गालियां दे रहा है। बाप रे। हाँ, और दोनों बेटियां अपने पिता के पैरों से लिपटी हुई हैं। हर तरफ चीख पुकार मची है और उनका बेटा किसी तरह बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा है। पति का क्रोध ऐसा है जैसे उसके भीतर का कोई छिपा हुआ राक्षस अचानक से बाहर आ गया हो। बिल्कुल। और इस पूरे तमाशे को देखने के लिए ना पूरा का पूरा गांव तमाशबीन बनकर जमा हो गया है। अब देखिए, ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में हमारे आज के स्रोत साहित्य का, उस क्लासिक हिंदी साहित्यिक अंश का एक बेहद सशक्त हिस्सा है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी दृश्य की परतों को उधेड़ने वाले हैं। ये दृश्य जितनी तेजी से हमारा ध्यान खींचता है ना, उतनी ही गहराई से हमें झकझोरता भी है। सही बात है। सतह पर देखने पर ये केवल एक पारिवारिक या घरेलू विवाद लग सकता है,
लेकिन आज हम जिस क्लासिक हिंदी साहित्य का विश्लेषण कर रहे हैं वो किसी साधारण परिवार की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये होरी, उसकी पत्नी धनिया और उनके गांव की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसकी जड़ें बहुत गहरी और काफी जटिल है। हाँ, और यही हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है। मतलब हमारा लक्ष्य केवल कहानी के पन्नों को पलटना नहीं है, बल्कि उस खोखले सामाजिक सत्य को समझना है। शक्ति के असंतुलन, पुलिस और सत्ता के भ्रष्टाचार, और सबसे बड़ी बात, एक अकेली महिला के असाधारण साहस को डिकोड करना है। बिल्कुल। जब मैंने इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन किया तो मुझे लगा कि हम अक्सर बड़े बड़े अपराधों की बात करते हैं ना। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन असली अपराध और शोषण तो इस तरह के सामाजिक ढांचे में छुपा होता है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता ही नहीं। एकदम सही कहा आपने। तो चलिए थोड़ा इस स्थिति की पृष्ठभूमि को समझते हैं ताकि हमारे सुनने वालों को पूरा संदर्भ मिल सके। होरी एक बेहद गरीब किसान है और उसकी जीवन भर की पूंजी, मतलब उसकी इकलौती गाय को उसके ही सगे भाई हीरा ने जहर देकर मार डाला है, जो कि बहुत ही भयानक बात है। बिल्कुल। और धनिया, जो कि होरी की पत्नी है, वो जानती है कि असली अपराधी कौन है और वो पुलिस में इसकी रिपोर्ट लिखवाना चाहती है। लेकिन होरी उसे ऐसा करने से रोकने के लिए ही उसे इतनी बेरहमी से पीट रहा है। अब देखिए, पहली बार पढ़ने पर मुझे लगा कि होरी शायद सिर्फ एक क्रूर व्यक्ति है, मतलब एक ऐसा आदमी जिससे अपनी पत्नी की आवाज दबाने की आदत है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक निष्कर्ष है जो कोई भी पहली बार में निकाल सकता है। मैं भी शायद यही सोचती, है ना? हाँ, लेकिन अगर हम उस समय के सामाजिक ताने बाने और होरी की मनोवैज्ञानिक स्थिति का थोड़ा गहराई से विश्लेषण करें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। अच्छा, तो असल में क्या चल रहा है उसके दिमाग में? देखिए, होरी केवल क्रूर नहीं है, वो असल में आतंकित है। मतलब अंदर से पूरी तरह डरा हुआ है। डरा हुआ? लेकिन क्यों? क्योंकि धनिया सच बोल रही है, वो न्याय चाहती है, लेकिन होरी उसे चुप करा रहा है क्योंकि होरी का डर न्याय की उसकी इच्छा से कहीं अधिक बड़ा है। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। मतलब ये तो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति कर्ज लेकर महंगी गाड़ी खरीदे ताकि समाज में उसकी इज्जत बनी रहे। बिल्कुल। भले ही उसके घर में खाने को एक दाना ना हो। एकदम सटीक उदाहरण है ये। होरी उस भाई को क्यों बचा रहा है जिसने उसी का सबसे बड़ा नुकसान किया है, और उस पत्नी को क्यों पीट रहा है जो असल में उसी के ही परिवार का भला सोच रही है? मैंने तो यहां तक पढ़ा कि होरी ने अपने बेटे गोबर के माथे पर हाथ रखकर झूठी कसम भी खा ली कि उसने हीरा को गाय के पास नहीं देखा। हाँ, उसने ऐसा किया। आखिर किस चीज का डर उसे इतना अंधा कर रहा है? इस अंधेपन को समझने के लिए ना हमें उस समाज के सम्मान या इज्जत के उस बड़े से भ्रम को समझना होगा। इज्जत का भ्रम? हाँ, देखिए, होरी के लिए गाय का नुकसान बहुत बड़ा है। आर्थिक रूप से ये उसकी कमर तोड़ देने वाला नुकसान है। बिल्कुल, एक गरीब किसान के लिए तो गाय ही सब कुछ है। सही बात है, लेकिन उससे भी बड़ा डर उसे इस बात का है कि पुलिस उसके घर की दहलीज पार करेगी। पुलिस का आना इतना खौफनाक था? बहुत ज्यादा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उसके सगे भाई पर गौ हत्या का पाप लगेगा। ओह, गौ हत्या? जी, उस विशेष कालखंड और समाज में गौ हत्या सिर्फ एक कानूनी अपराध नहीं था, ये एक ऐसा कलंक था जो पूरे परिवार, यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों को भी समाज से पूरी तरह बहिष्कृत कर सकता था। मतलब पूरा बॉयकॉट? बिल्कुल, हुक्का पानी बंद हो जाना, कोई उनके बच्चों से शादी नहीं करेगा, कोई उनके साथ बैठेगा नहीं, ये डर था उसे। बाप रे, मतलब न्याय की भूख से ज्यादा समाज से कट जाने का खौफ हावी है उस पर। एकदम सही। हम सभी कभी ना कभी लोग क्या कहेंगे के डर से फैसले लेते ही हैं। मतलब ये बहुत आम बात है। लेकिन होरी का ये डर तो उसी भावना का एक सबसे चरम और विनाशकारी रूप है। सही कहा। होरी का ये कदम एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। वो कैसे? ये दिखाता है कि कैसे शोषित और गरीब वर्ग समाज के डर, परंपराओं और बदनामी के खौफ से इतना दब जाता है कि वो खुद ही अपने उत्पीड़न की मशीन का एक पुर्जा बन जाता है। ये बहुत गहरी बात है ना? वो अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाता है ताकि उस खोखली इज्जत के पर्दे को फटने से बचा सके। हाँ। स्रोत में एक जगह धनिया होरी पर थूक कर कहती है, थोड़ी है तेरी झुटाई पर। अरे वाह, ये तो बहुत ही शक्तिशाली संवाद है। बिल्कुल। धनिया समझती है कि होरी का ये बर्ताव, जहां वो भाइयों और समाज के सामने तो भीगी बिल्ली बन जाता है, लेकिन घर की चारदीवारी में अपनी पत्नी पर वीर बनता है, ये ताकत नहीं है। हाँ, ये तो कायरता है। बिल्कुल, ये कायरता की पराकाष्ठा है। और देखिए, ये कायरता ही वो उपजाऊ जमीन है जिस पर शोषण का
अगला चरण शुरू होता है। हम्म क्योंकि जहां डर होता है ना, वहां डर केवल एक भावना नहीं रह जाता, वो एक मुद्रा बन जाता है, मतलब एक करेंसी बन जाता है। बहुत खूब कहा आपने। और जहां करेंसी होती है वहां मुनाफा कमाने वाले भी पहुंच ही जाते हैं। एकदम। इसी के साथ इस व्यवस्था के असली खिलाड़ियों की एंट्री होती है कहानी में। गांव में दारोगा यानी पुलिस इंस्पेक्टर पहुंचते हैं और उनके साथ आते हैं गांव के रसूखदार लोग, दाता दीन, झिंगुरी सिंह, पटेश्वरी। मतलब जब मैंने स्रोत का ये हिस्सा पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा क्या था उसमें? अरे जो लोग गांव के मुखिया हैं, जिन्हें नैतिक रक्षक होना चाहिए, वे असल में किसी संगठित गिरोह के दलालों की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये इस साहित्यिक अंश की सबसे गहरी और तीखी आलोचनाओं में से एक है। हाँ, यह हमें दिखाता है कि भ्रष्टाचार केवल कुछ बुरे लोगों का काम नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था है, एक पूरा इकोसिस्टम है। सही बात है। और यहाँ दारोगा का जो चरित्र है ना, वो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। स्रोत में दारोगा का वर्णन करते हुए एक बहुत ही सटीक और मारक पंक्ति का उपयोग किया गया है। वो कौन सी? उन्हें किताबी मनोविज्ञान में कोरे पर व्यवहारिक मनोविज्ञान के मर्मज्ञ कहा गया है। व्यवहारिक मनोविज्ञान का मर्मज्ञ। ये शब्द तो बहुत वजनदार है ना? लेकिन धरातल पर, मतलब इस स्थिति में इसका असली मतलब क्या है? वो ऐसा क्या जानता है जो किताबों में नहीं लिखा है? देखिए, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि दारोगा को किसी फोरेंसिक सबूत, किसी प्रत्यक्ष गवाह या कानूनी धाराओं की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा। हाँ, वो इंसान की रग रग, उसकी कमजोरियों और उसके सामाजिक डर को बहुत अच्छी तरह पहचानता है। उसे पता है कि होरी जैसे बेबस आदमी को तोड़ने के लिए उसे मारना पीटना नहीं पड़ेगा। दारोगा केवल एक शब्द का इस्तेमाल करता है, तलाशी। तलाशी। लेकिन होरी के पास तो छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। वो तो खुद पीड़ित है, उसकी गाय मारी है, तो तलाशी से क्या डर? यही तो वो व्यावहारिक मनोविज्ञान है जिसके बारे में मैंने अभी कहा। दारोगा भली भांति जानता है कि होरी के पास कोई छिपा हुआ खजाना या हथियार नहीं है। हाँ। लेकिन एक गरीब ग्रामीण के लिए तलाशी का मतलब सिर्फ घर का सामान खंगालना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? इसका मतलब होता है गांव भर की भीड़ के सामने उसकी बची खुची गरिमा को तार तार करना। ओह। पुलिस का घर में घुसना, औरतों के सामने सामान फेंकना, गालियां देना, ये एक ऐसा सामाजिक अपमान है जिसे होरी मौत से भी बदतर मानता है। समझ गया। और दारोगा बस इसी डर का दोहन कर रहा है। मतलब ये एक तरह का पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक युद्ध है। पुलिस न्याय देने नहीं आई है, वो केवल इस डर को नकद में, मतलब कैश में बदलने आई है। बिल्कुल। होरी की तो जान सूख जाती है जब दारोगा कहता है कि वो हीरा के घर की और फिर होरी के घर की तलाशी लेगा। हाँ, वो तो पैरों में गिर जाता है। और इस डर का सीधा फायदा कौन उठाता है? गांव की ये तथाकथित नेता। दारोगा 50 रुपए की भारी भरकम रिश्वत मांगता है, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी। होरी की हैसियत तो 2 रुपए की भी नहीं है। वो गिड़गिड़ाता है। फिर गांव के नेता जैसे झिंगुरी सिंह और पटेश्वरी आगे आते हैं और मध्यस्थता करके सौदा 30 रुपए में तय करवाते हैं। और यहाँ इस पूरी प्रक्रिया का सबसे घिनौना तंत्र काम करता है। हाँ, बताइए। जो नेता होरी का पक्ष लेने का नाटक कर रहे हैं ना, हाँ, वे असल में सौदेबाजी का हिस्सा हैं। वही तो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस 30 रुपए में से 10 रुपए ये गांव के नेता खुद अपने लिए रख रहे हैं। बिल्कुल। मतलब ये एक पूरा व्यावसायिक मॉडल चल रहा है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। 20 रुपए दारोगा की जेब में जाएंगे और 10 रुपए इन मुखियाओं में बटेंगे। ये न्याय नहीं है, ये किसी कमजोर शिकार को चारों तरफ से घेर कर नोच खाने वाले गिद्धों का एक समूह है। ये उस समय के, और मैं कहूंगी कि कई मायनों में आज के भी सिस्टम की एक बेहद नग्न और क्रूर तस्वीर है। बिल्कुल, आज भी हम ऐसी चीजें देखते ही हैं। हाँ, ये हमें बताता है कि व्यवस्था कैसे काम करती है। न्याय प्रणाली का प्रतिनिधि जो दारोगा है और गांव का संभ्रांत वर्ग एक साथ मिलकर एक ऐसा गठजोड़ बनाते हैं जहां सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का शोषण होना ही होना है। वे एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन देखिए, जब शोषण अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है ना, तो कभी कभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद इस भ्रष्ट व्यवस्था ने भी नहीं की होती। हाँ, और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन होता है। बिल्कुल। होरी किसी तरह कर्ज लेकर अपनी आत्मा का सौदा करके 30 रुपए का इंतजाम करता है। वो कांपते हाथों से पैसे लेकर दारोगा को देने ही वाला होता है, तभी एक तूफान आ जाता है। धनिया बीच में कूद पड़ती है। वो झपटकर होरी के हाथ से वो कपड़ा छीन लेती है जिसमें पैसे बंधे हैं। मतलब ये तो सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। बिल्कुल। धनिया का ये कदम कोई साधारण भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। तो क्या है ये? ये उस पूरे स्थापित सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है।
ये उस सामाजिक पदानुक्रम के खिलाफ एक खुला विद्रोह है जहां एक महिला को केवल मूक दर्शक बने रहने की उम्मीद की जाती है। हाँ, वो केवल पैसे नहीं छीनती, वो दारोगा और गांव के उन तमाम रसूखदार नेताओं को सरेआम ललकारती है। बिल्कुल। वो उन्हें उनके असली नाम से बुलाती है, गरीबों का खून चूसने वाले। सच में बहुत हिम्मत का काम है ये। और वो दारोगा से सीधे आंखें मिलाकर कहती है कि अगर हिम्मत है तो हथकड़ी लगा दो और मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मैं अपने पसीने की कमाई के ये पैसे तुम्हें नहीं दूंगी। ये पल इसलिए इतना खास है क्योंकि धनिया ने एक ही झटके में उस इज्जत की पूरी परिभाषा को ही उलट कर रख दिया। सही बात है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। होरी जिस खोखली इज्जत को बचाने के लिए पुलिस से डर रहा था, हाँ। अपनी पत्नी को पीट रहा था, धनिया उसी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रही है। ये इस बात का प्रतीक है कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो आप व्यवस्था के बनाए हुए नियमों को मानना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। एक ऐसे इंसान के लिए जिसके घर में भुखमरी है, जो पाई पाई को मोहताज है, उसके लिए 30 रुपए देकर इज्जत खरीदना एक बहुत बड़ी विलासिता है। लग्जरी है। हाँ, लग्जरी है। ये एक ऐसा शौक है जिसे वो पाल नहीं सकते। धनिया समझती है कि इस तथाकथित सम्मान की कीमत उनके अस्तित्व को ही मिटा देगी। और यही धनिया और होरी के चरित्र का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण विरोधाभास है। वो कैसे? देखिए, होरी शारीरिक रूप से मजबूत है। वो धनिया को पीटकर अपना दबदबा दिखा सकता है, लेकिन भीतर से नैतिक और मानसिक रूप से वो एक बेहद कमजोर इंसान है। सही कहा। उसने इस शोषक व्यवस्था के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। इसके ठीक विपरीत धनिया एक महिला है, उस समाज में उसके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई सामाजिक शक्ति नहीं है। हाँ। शारीरिक रूप से भी वो कमजोर है, लेकिन उसका नैतिक ढांचा अजेय है। वो निर्भय है क्योंकि उसकी जड़ें सत्य में है। बिल्कुल। स्रोत में धनिया साफ साफ कहती है कि उसे सब पता है कि यहाँ बांट बखरा होने वाला था। मतलब वो उन नेताओं की चाल समझती है कि कैसे वे सब मिलकर उसका घर लूट रहे हैं। और उसका वो विशिष्ट संवाद जहां वो कहती है कि सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से, ये हमें सच में रुककर सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, सुराज मतलब स्वराज्य। बिल्कुल। एक बिना पढ़ी लिखी साधारण ग्रामीण महिला के मुंह से निकला ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये सिद्ध करता है कि धनिया व्यवस्था के इस गहरे पाखंड को किसी भी पढ़े लिखे इंसान से बेहतर समझती है। सच में। वो जानती है कि जेल जाना कोई कलंक नहीं है अगर आप सच्चाई के रास्ते पर हैं। वो उस झूठे सम्मान को ठोकर मार देती है जिसे होरी और गांव के नेता भगवान मानते हैं। वो असली इज्जत को सत्य, साहस और न्याय से जोड़ती है, न कि डर, कायरता और रिश्वत से। सोचिए, उस वक्त वहां खड़े होरी की क्या हालत रही होगी। मतलब स्रोत हमें बताता है कि वो अवाक, बिल्कुल जड़ होकर खड़ा रह गया। हाँ, सन रह गया होगा। उस पल उसे गहराई से यह महसूस होता है कि अपने सत्य पर अडिग एक स्त्री के सामने एक डरा हुआ पुरुष कितना निर्बल और निरुपाय होता है। सही बात है। धनिया की वो दहाड़, उसका वो साहस, उस पूरे सड़े हुए सिस्टम के पहियों को एक पल के लिए ही सही पूरी तरह रोक देता है। रोक तो देता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसी व्यवस्थाएं इतनी आसानी से हार नहीं मानती। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि उनका अस्तित्व ही दूसरों को निगलने पर टिका होता है। और यहीं से इस घटनाक्रम का वो हिस्सा शुरू होता है जो अन्याय की चरम सीमा को दर्शाता है, जिसे हम शक्ति का स्थानांतरण या शिफ्ट ऑफ पावर कह सकते हैं। जिसे मैं इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा अल्टीमेट ट्विस्ट कहूंगा। हाँ, जब धनिया पैसे लेकर वापस चली जाती है और दारोगा समझ जाता है कि अब यहां से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली, तो उसका गुस्सा किस पर फूटता है? गांव के नेताओं पर। उन्हीं गांव के ठेकेदारों पर, दाता दीन, झिंगुरी सिंह, पटेश्वरी। दारोगा पलटकर उन्हीं से कहता है कि अब मुझे पूरे 50 रुपए नकद चाहिए, और वो भी तुम लोगों की जेब से। और यह दारोगा के उसी व्यवहारिक मनोविज्ञान का एक और बेहतरीन उदाहरण है। कैसे? वो बहुत ही चालाक और अवसरवादी शिकारी है। देखिए, जब तक उसे होरी एक आसान शिकार लगा, उसने उस पर दबाव बनाया, लेकिन जैसे ही धनिया ने वो रास्ता बंद किया, दारोगा खाली हाथ वापस जाने वाला नहीं था। वो तो है, खाली हाथ क्यों जाएगा? वो तुरंत अपनी रणनीति बदलता है। वो इन गांव के रसूखदार लोगों पर दबाव डालता है, क्योंकि वो जानता है कि होरी के पास तो खोने के लिए इज्जत बची नहीं थी। हाँ। लेकिन इन नेताओं के पास सामाजिक प्रतिष्ठा है, जिसे वे हर कीमत पर बचाना चाहेंगे। बिल्कुल। दारोगा उनसे कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों ने ही होरी को फंसाकर पैसे ऐंठने का ये सारा पाखंड रचा है।
वो समय सीमा नहीं तय कर देता है, 15 मिनट। मतलब अगर 15 मिनट में 50 रुपए नहीं मिले तो तुम लोगों के घरों की तलाशी होगी। बाप रे। वो यहां तक धमकी देता है कि वह उन्हें किसी डकैती के झूठे मामले में फंसाकर 5-5 साल के लिए जेल की चक्की पीसने भेज देगा। देखिए, ये कोई न्याय नहीं है, ये सिर्फ शक्ति का नंगा नाच है। हाँ, एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम जहां बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है। बिल्कुल। गांव के नेता होरी से ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए वे उसका खून चूस रहे थे। लेकिन दारोगा उन नेताओं से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो अब उन्हें चबा रहा है। जो लोग होरी को लूटने आए थे वे खुद सरेआम लूट गए, शिकारी खुद शिकार बन गए। मतलब ये पढ़कर एक अजीब सी संतुष्टि जरूर मिलती है। उन नेताओं की हालत तो कल्पना करने लायक थी। बिल्कुल। सूरत में बड़ी खूबसूरती से लिखा है कि उन चारों सज्जनों के मुंह पर जैसे फटकार बरस रही थी। वे 50 रुपए का इंतजाम करने के लिए ऐसे बदहवास दौड़ पड़े जैसे उनके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई हो। हाँ, हालत खराब हो गई उनकी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल उठता है, क्या हम इसे न्याय कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं तो कहूंगी कि ये न्याय का सिर्फ एक भ्रम है, इल्यूजन है। और इस पूरे घटनाक्रम का सबसे विडंबनापूर्ण, सबसे व्यंग्यात्मक हिस्सा एकदम अंत में आता है। वो क्या? जब झिंगरी सिंह जैसे क्रूर महाजन और भ्रष्ट व्यक्ति को खुद अपने पास से पैसे दारोगा के हाथ में रखने पड़ते हैं, तो उसके मन में क्या विचार आता है पता है? क्या? उसे अचानक ईश्वर की न्यायपरता पर संदेह होने लगता है। अरे, ये कितना बड़ा पाखंड है। मतलब जब तक वे खुद गरीबों का खून चूस रहे थे, बेईमानी की कमाई खा रहे थे, तब तक दुनिया बिल्कुल सही चल रही थी। हाँ, बिल्कुल। भगवान बिल्कुल अपनी जगह पर विराजमान थे, लेकिन जैसे ही उनके खुद के अनैतिक पैसे छीने गए, वे दार्शनिक बन गए। यही तो। उन्हें लगने लगा कि भगवान अंधेर देखकर भी पापियों को दंड क्यों नहीं देते। ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना, जैसे आज के समय में बड़े बड़े घोटालों में शामिल अपराधी जब पकड़े जाते हैं तो वे अचानक सिस्टम की खामियों और मानवाधिकारों की दुहाई देने लगते हैं। बहुत सही तुलना की आपने। ये उस भ्रष्ट मानसिकता की सबसे सटीक पहचान है। शोषक को न्याय, ईश्वर, नैतिकता और धर्म सिर्फ और सिर्फ तभी याद आते हैं जब खुद उसे चोट लगती है। हाँ, जब उसका खुद का नुकसान होता है। बिल्कुल। जब तक वो दूसरों को कुचल रहा होता है, तब तक उसके लिए सब कुछ जायज, सब कुछ स्वाभाविक होता है। सही बात है। इस साहित्यिक स्रोत ने इतनी बारीकी से मानव स्वभाव और सत्ता के इस पाखंड को उकेरा है कि यह दशकों पुरानी कहानी होने के बावजूद आज के समाज का एकदम सटीक आईना लगती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी? एक ग्रामीण आंगन में पति पत्नी के एक हिंसक झगड़े से। बिल्कुल। एक ऐसे परिवार से जहां एक भाई ने दूसरे भाई की आजीविका को जहर दे दिया। लेकिन जैसे जैसे हम इन परतों के भीतर गए, हमें पता चला कि यह कहानी सिर्फ एक परिवार के दुर्भाग्य की नहीं है। नहीं, यह भ्रष्टाचार के उस जाल की कहानी है जो नीचे से लेकर ऊपर तक फैला है। सत्ता के दुरुपयोग और समाज की उस खोखली इज्जत की कहानी है जो गरीबों को उनके ही खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। और मैं कहूंगी कि हमारे सुनने वालों के लिए इस चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये होना चाहिए कि प्रतिरोध की असली आग कहाँ से पैदा होती है। वो कैसे? ये स्पष्ट करता है कि जब व्यवस्था रक्षक के बजाय भक्षक बन जाती है तो सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध अक्सर उन लोगों की तरफ से आता है जिन्हें समाज ने सबसे कमजोर मान लिया होता है। जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा होता। एकदम सही। दनिया के पास खोने के लिए गाय नहीं थी, धन नहीं था, वह सामाजिक सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर थी। हाँ। इसलिए उसे उस झूठी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी जो असल में एक पिंजरा था। उसकी निर्भयता उसकी इसी स्थिति से पैदा हुई थी। धनिया का वो अदम्य साहस सच में बहुत प्रेरणादायक है। उसने उस क्रूर दारोगा और उन भ्रष्ट नेताओं की आंखों में आंखें डालकर उन्हें आईना दिखा दिया। बिल्कुल दिखा दिया। उसने उस दिन अपने परिवार के खून पसीने की कमाई और उनकी गरिमा को बचा लिया। लेकिन यहाँ विचार करने के लिए एक बहुत बड़ा पहलू छूट जाता है। कौन सा पहलू? देखिए, धनिया की इस अभूतपूर्व जीत के बावजूद सच्चाई ये है कि दारोगा वहां से खाली हाथ नहीं लौटा। ये तो है। वो 50 रुपए लेकर पहले से और ज्यादा धनवान होकर वापस गया। और वे भ्रष्ट नेता, वे अभी भी उसी गांव में मौजूद हैं। हाँ, उनका रसूख अभी भी कायम है। बिल्कुल, वे उसी व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं। तो ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कानून के रक्षक ही सबसे बड़े लुटेरे हों
और न्याय करने वाले ही शोषण का पूरा तंत्र चला रहे हों, तो क्या एक व्यक्ति का ये क्षणिक साहस इस पूरे विशाल सिस्टम को जड़ से बदल सकता है? बहुत बड़ा सवाल है ये। या ये सिर्फ उस सिस्टम को अपना अगला और शायद ऐसा शिकार ढूंढने के लिए मजबूर करता है जो धनिया जितना मजबूत ना हो? याद कीजिए उस सुबह के दृश्य को, जहां होरी धनिया को पीट रहा था। क्या धनिया की ये बगावत उस घर के भीतर बैठे गहरे डर को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगी? सोचने वाली बात है। या व्यवस्था का वह अदृश्य डर किसी और रूप में किसी और दिन लौट कर आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी हमारे और आपके जहन में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। माघ महीने की ना एक कड़कड़ाती सर्द रात है। मतलब आसमान में घने बादल छाए हैं और हवा में एक बहुत ही दमघोटू सन्नाटा है। हाँ, बिल्कुल हार्ड कंपा देने वाली ठंड एकदम। और इसी ठंड के बीच खेत की मेड़ पर बनी एक छोटी सी फूस की झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी ठंड से बुरी तरह कांप रहा है। अब उस ठंड से बचने के लिए उसके पास आखिर है क्या? कुछ भी नहीं, सिवाय उस फटे हुए कंबल के। सही कहा, बस एक फटा हुआ ताड़-ताड़ हो चुका पुराना कंबल, जो शायद ना उसकी अपनी उम्र से भी पुराना है। और हमारे सुनने वालों के लिए बता दूं कि ये दृश्य किसी फिल्म की शुरुआत नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये यथार्थ है। हाँ, बल्कि उस कठोर यथार्थ का एक पन्ना है जो पीढ़ियों की गरीबी, बेबसी और जो सामाजिक जंजीरें हैं ना, उनका गवाह है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसे ही बेहद शक्तिशाली और मर्मस्पर्शी अंशों का विश्लेषण कर रहे हैं जो सीधे ग्रामीण जीवन के दिल में उतरते हैं। और ये बहुत जरूरी चर्चा है, क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। बिल्कुल, हम एक परिवार के भीतर के जटिल रिश्तों, उनकी आर्थिक मजबूरी और समाज के खौफ को खंगालेंगे। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही ये समझना है कि कैसे अत्यधिक गरीबी और सामाजिक दबाव इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से खोखला कर देते हैं। सही बात है। लेकिन सबसे बड़े संकट के समय, मतलब जब सब कुछ खत्म होता दिखता है, कैसे वही इंसान समाज के सारे नियमों को दरकिनार करके शुद्ध मानवीय करुणा का एक ऐसा उदाहरण पेश करता है जो पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन जाता है। इस पूरे आख्यान को पढ़ते हुए ना ये स्पष्ट हो जाता है कि ये महज कुछ लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का एक बहुत ही गहरा दस्तावेज है। बिल्कुल। इस कहानी के भीतर उतरने से पहले ये समझना जरूरी है कि जिन पात्रों की हम बात कर रहे हैं, होरी और उसका परिवार, वे एक ऐसे तंत्र का हिस्सा हैं जहां हर दिन का जीवन ना एक युद्ध की तरह है। एक अंतहीन युद्ध, है ना? हाँ, एक ऐसा युद्ध जहां दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि वो सामाजिक और आर्थिक ढांचा है जिसे जानबूझकर इस तरह बनाया गया है कि मतलब एक आम किसान कभी सिर न उठा सके। हम इस चर्चा में देखेंगे कि कैसे ये बाहरी दबाव घर के भीतर के रिश्तों को आकार देता है। तो शुरुआत उसी फटे हुए कंबल और होरी के उस अंतहीन संघर्ष से करते हैं। स्रोत में ना एक बहुत ही स्पष्ट और दर्दनाक विवरण दिया गया है। वो हीरा वाला प्रसंग। हाँ, होरी का भाई हीरा घर में एक बड़ा विवाद खड़ा करके भाग जाता है। वो अपनी पत्नी पुनिया को बिल्कुल अकेला छोड़ जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही अजीब स्थिति पैदा होती है। अजीब और दुखद दोनों। बिल्कुल। होरी जो खुद कर्ज में डूबा है, जिसके खुद के घर में अनाज के लाले पड़े हैं, वो अचानक पुनिया की खेती का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लेता है। मतलब वो दिन रात पागलों की तरह काम करता है, बिना अपनी सेहत की परवाह किए। एकदम। यहाँ तक कि अपनी खुद की फसल की परवाह करना भी छोड़ देता है। नतीजा ये होता है कि होरी की अपनी फसल बर्बाद हो जाती है, उसे भयंकर बुखार जकड़ लेता है और वो 1 महीने तक खाट पर पड़ा रहता है। और इन सब के बीच भी वो डर खत्म नहीं होता। वही तो, लगान और महाजन का डर उसके सिर पर एक नंगी तलवार की तरह लटकता रहता है। तो मैं सोच रही थी कि एक व्यक्ति जो खुद डूब रहा है, वो जानते बूझते हुए एक और जिम्मेदारी अपने गले क्यों बांध लेता है, जो उसके खुद के परिवार को बर्बाद कर रही है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है, होरी के इस कदम को समझने के लिए हमें उस दौर के ग्रामीण समाज के मनोविज्ञान और मर्यादा के ताने बाने को समझना होगा। मर्यादा का बोझ। हाँ, आधुनिक तार्किकता तो यही कहेगी कि पहले अपना घर बचाओ, फिर दूसरों की मदद करो। लेकिन होरी जिस समाज में रहता है, वहां व्यक्ति का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। उसका अस्तित्व उसकी बिरादरी और उसकी सामाजिक लाज से जुड़ा है। मतलब समाज क्या कहेगा, ये सबसे बड़ा डर है। बिल्कुल।
होरी ये जिम्मेदारी इसलिए नहीं लेता कि वो कोई महान संत है, वो इसलिए लेता है क्योंकि अगर हीरा के जाने के बाद पुनिया की खेती सूख गई या उसे किसी और के आगे हाथ फैलाना पड़ा तो पूरा गांव होरी पर हंसेगा। आहा, समाज ताने मारेगा कि बड़ा भाई होते हुए भी उसने अपने भाई के घर को उजड़ने दिया। ये मर्यादा का जो बोझ है ना, ये अक्सर भूख से भी ज्यादा भारी होता है। ये बहुत ही अजीब और निर्मम व्यवस्था है। मतलब समाज आपको खाने को नहीं देगा, लेकिन अगर आपने उनकी बनाई हुई मर्यादा तोड़ी तो वो आपका जीना हराम कर देगा। एकदम सटीक कहा आपने। और इसी व्यवस्था में महाजन और लगान का जो डर है वो कोई साधारण डर नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ इस बात को गहराई से समझना जरूरी है कि महाजन का कर्ज आखिर काम कैसे करता है। ये व्यवस्था इस तरह से डिजाइन की गई है कि किसान कभी इस जाल से बाहर ना निकल सके। कभी भी नहीं। कभी नहीं। महाजन का जो बही खाता होता है ना, उसमें मूलधन कभी कम नहीं होता। किसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उसका ब्याज चुकाने में खपा देता है। जब होरी दिन रात मेहनत करके कोई फसल उगाता है तो वो ये सोचकर नहीं खुश होता कि चलो आज बच्चों को पेट भर खाना मिलेगा। तो उसकी पहली सोच क्या होती है? उसकी पहली सोच ये होती है कि लगान का पैसा कैसे निकलेगा और महाजन को कितना देना पड़ेगा। ये केवल पैसे की लूट नहीं है, ये किसान के आत्मसम्मान और उसकी आबरू को बंधक बनाने का एक बहुत ही सुविचारित तरीका है। एक तरह का मनोवैज्ञानिक शोषण है ये। हाँ, किसान इस खौफ में जीता है कि अगर बकाया ना चुकाया गया तो महाजन गांव के बीचों बीच उसकी पगड़ी उछाल देगा, उसे गालियां देगा। ये सामाजिक अपमान का डर ही वो असल चाबुक है जो होरी जैसे किसानों से खून पसीना बहाने के लिए मजबूर करता है। बाप रे। और इसी पुश्तैनी कर्ज और पीढ़ियों के शोषण का सबसे बड़ा प्रतीक वो फटा हुआ कंबल बन जाता है ना। स्रोत में इस कंबल का जो इतिहास बताया गया है वो तो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। सच में वो कंबल एक गवाह की तरह है। बिल्कुल। धनिया ने किसी काबुली वाले से जबरदस्ती ये कंबल बनवाया था। होरी बचपन में अपने पिता के साथ इसी कंबल में सोता था, फिर उसके बेटे गोबर ने अपनी जवानी की सर्द रातें इसमें काटी। और अब होरी का बुढ़ापा? हाँ, अब होरी अपने बुढ़ापे में उसी फटे हुए कंबल को ओढ़कर माघ की ठंड झेल रहा है। मतलब मैं एक तरह से देखूं तो ये कंबल बिल्कुल उस पुश्तैनी कर्ज की तरह ही है। वो कैसे? जैसे कर्ज पीढ़ियों के साथ सफर करता है, वैसे ये कंबल भी कर रहा है। ये असल में कोई गर्माहट नहीं देता, इसमें इतने छेद हो चुके हैं कि बर्फीली हवा आर पार हो जाती है। लेकिन होरी के पास उसे ओढ़ने और ढोने के अलावा कोई और विकल्प भी तो नहीं है। क्या बात है! इस कंबल की बुनावट और किसान के कर्ज की बुनावट में वाकई एक बहुत ही गहरी और सटीक समानता है। जिस तरह उस कंबल के छेद समय के साथ बढ़ते गए हैं, वैसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज का बोझ और उसकी शर्तें वो और भी क्रूर होती गई हैं। और कोई उम्मीद भी नहीं दिखती। बिल्कुल नहीं। होरी कभी सोचता भी है कि उसके जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं आया जब लगान और महाजन को पैसा देने के बाद कुछ बचा हो। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जहां सारा जीवन केवल जीवित रहने की एक आदिम जद्दोजहद में बीत रहा है। भविष्य संवारने या आगे बढ़ने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सब कुछ बस सर्वाइवल पे टिका है। हाँ, और जब इस अमानवीय श्रम के कारण शरीर टूट जाता है, जैसे होरी को 1 महीने का बुखार आ गया, तो वो पूरा पारिवारिक ढांचा भरभरा कर गिरने की कगार पर आ जाता है, क्योंकि उनके पास बीमारी के दिनों के लिए कोई बैकअप या बचत तो है नहीं। लेकिन जहां होरी इस पूरी व्यवस्था, समाज और महाजन के खौफ के आगे लगभग समर्पण कर चुका है, वहीं इसी ढांचे के बीच एक और किरदार है जो बिल्कुल अलग ही ऊर्जा और तेवर के साथ खड़ा है। आप धनिया की बात कर रही हैं? हाँ, होरी की पत्नी धनिया। होरी अगर लाचारी का प्रतीक है तो धनिया सच में एक ज्वालामुखी है। स्रोत में ना एक ऐसा दृश्य है जो उस दौर के हिसाब से किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। वो दारोगा वाला दृश्य। बिल्कुल। हरीस का दारोगा गांव में आता है और होरी के परिवार पर रौब झाड़ता है। ऐसे में धनिया सीधे उस दारोगा से भिड़ जाती है। वो भवानी के हाथों से हथकड़ी तोड़ देती है, दारोगा की मूंछें पकड़ लेती है और उसे धकेल कर उसकी छाती पर बैठ जाती है। ये पढ़कर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। है ना? उस जमाने के एक पिछड़े हुए गांव में जहां औरतें घूंघट के बाहर नहीं देखती थीं, एक औरत का पुलिस वाले के साथ, जो कि राज्य की दमनकारी सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा है, ऐसा सुलूक करना बहुत ही हैरान करने वाला है। ये दृश्य ना पितृ सत्तात्मक और सामंती व्यवस्था की जड़ों पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। धनिया का ये रूप उस दबी कुचली व्यवस्था में एक अप्रत्याशित शक्ति का प्रतीक है, एक विद्रोही आवाज। हाँ। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस का दारोगा केवल एक व्यक्ति नहीं है,
वो पूरे शोषण तंत्र का प्रतिनिधि है। गांव के मर्द, यहाँ तक कि होरी भी दारोगा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि उनके अंदर डर बैठा हुआ है। बिल्कुल, पीढ़ियों का खौफ बैठा है। लेकिन धनिया इस खौफ को तोड़ देती है, और इसका परिणाम यह होता है कि इस घटना के बाद गांव में धनिया का रुतबा बदल जाता है। आसपास के इलाकों में उसकी चर्चा होने लगती है, और गांव के मर्द भी ये मानने लगते हैं कि इस औरत में कुछ बात है। वो एक अकेली आवाज बन जाती है जो अन्याय के खिलाफ बिना किसी लाग लपेट के मोर्चा खोलती है। पर यहीं पर इस आख्यान में एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध सामने आता है जो मुझे थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है। कैसा अंतर्विरोध? मतलब अगर धनिया इतनी ही निडर है, अगर वो पुलिस से लड़ सकती है, तो क्या उसे एक प्रगतिशील या क्रांतिकारी चरित्र माना जाना चाहिए? क्योंकि जब हम आगे के अंश पढ़ते हैं, जहां आधी रात को झुनिया उनके दरवाजे पर आती है, तो धनिया का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। हाँ, वो उसे स्वीकार नहीं करती शुरू में। बिल्कुल, वो वही धनिया है जो पूरे गांव के मर्दों से भिड़ गई थी। लेकिन एक बेसहारा औरत को देखकर वो उसे गालियां देने लगती है। वो उसे चुड़ैल, कलमुही और न जाने क्या क्या कहती है। अगर वो सच में पितृसत्ता को चुनौती देने वाली महिला है, तो एक संकटग्रस्त स्त्री के प्रति उसका पहला रवैया इतनी नफरत और कठोरता से भरा क्यों होता है? इस अंतर्विरोध को सुलझाने के लिए ना हमें धनिया के विद्रोह की असल जमीन को समझना होगा। देखिए, धनिया का विद्रोह कोई पढ़ा लिखा, सैद्धांतिक या किताबी फेमिनिज्म नहीं है। अच्छा। वो व्यवस्था बदलने के लिए किसी बड़ी क्रांति का हिस्सा नहीं है। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की भाषा में समझें तो ये असल में एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, यानी अपने और अपने परिवार के अस्तित्व को बचाए रखने की एक बहुत ही आदिम लड़ाई। मतलब वो सिर्फ अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर रही है? बिल्कुल। वो दरोगा से इसलिए नहीं लड़ती कि वो पुलिसिया तंत्र के खिलाफ है। वो इसलिए लड़ती है क्योंकि दरोगा उसके परिवार को बर्बाद करने आया था। इसी तरह होरी पर भी वो अक्सर इसलिए गुस्सा करती है क्योंकि होरी अपनी सज्जनता में परिवार की भलाई और सुरक्षा को खतरे में डाल देता है। तो झुनिया के आने पर उसे क्या खतरा महसूस होता है? अब झुनिया वाले दृश्य को ही देखें। झुनिया का दरवाजे पर आना उनके परिवार के लिए केवल एक नैतिक चुनौती नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक संकट है। धनिया जानती है कि घर में पहले ही दाने दाने का मोहताज होना पड़ रहा है। और एक नया इंसान मतलब और खर्चा? हाँ, एक और व्यक्ति, वो भी गर्भवती लड़की, का मतलब है सबके हिस्से का खाना कम होना। और उससे भी बड़ा डर पंचायत का है, जो उन्हें बिरादरी से बाहर कर सकती है और भारी जुर्माना लगा सकती है। बाप रे, जुर्माना देने के तो पैसे ही नहीं है उनके पास। वही तो। धनिया की वो गालियां असल में झुनिया के प्रति व्यक्तिगत नफरत से ज्यादा उस आने वाले विनाशकारी तूफान के प्रति उसका खौफ और उसकी हताशा है। धनिया भीतर से अत्यंत संवेदनशील और कमजोर है, लेकिन इस बेरहम दुनिया में टिके रहने के लिए उसे बाहर से ये कठोर ढाल पहननी पड़ती है। ये बहुत ही स्पष्ट और गहरी व्याख्या है। मतलब उसका सारा गुस्सा, उसकी सारी आक्रामकता असल में उसके भीतर छिपे हुए डर का ही बाहरी रूप है। और ये डर रातों रात कोई ख्याली पुलाव नहीं रहता, बल्कि एक भयानक हकीकत में बदल जाता है। बिल्कुल, वो आधी रात का समय। हाँ, ये इस पूरे आख्यान का इंसाइटिंग इंसिडेंट है, या कहें कि वो पल है जहां से सब कुछ पलट जाता है। आधी रात का समय है, धनिया बदहवास होकर होरी को जगाती है और खबर यह है कि उनका अपना बेटा गोबर, एक 5 महीने की गर्भवती लड़की झुनिया को उनके दरवाजे पर छोड़कर अंधेरे में कहीं गायब हो गया है। और होरी तो पहले से ही बीमार है। बिल्कुल, होरी जो पहले से ही ठंड और बुखार से टूट चुका है, अचानक इस खबर से जैसे सन रह जाता है। ये एक ऐसा क्षण है ना, जो इस परिवार की सामाजिक, आर्थिक और नैतिक तीनों बुनियादों को एक साथ झकझोर देता है। यहाँ गोबर के चरित्र का जो खोखलापन सामने आता है, वो बहुत कुछ कहता है। गोबर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था ना? हाँ, गोबर नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। वो गांव भर में बड़ी बड़ी बातें करता था, पुरानी परंपराओं का मजाक उड़ाता था और होरी के दब्बूपन पर उसे ताने मारता था। लेकिन जब अपनी ही करनी का परिणाम भुगतने का समय आया, तो वो पूरी तरह टूट गया। वो जिम्मेदारी से भाग गया। बिल्कुल। जब उसे पंचायत के सामने खड़े होने, गांव के सवालों का जवाब देने और सबसे बढ़कर एक गर्भवती स्त्री का भरण पोषण करने की असल जिम्मेदारी का सामना करना पड़ा, तो उसका सारा तथाकथित विद्रोह हवा हो गया और वो कायरों की तरह भाग खड़ा हुआ। गोबर का ये बर्ताव ना आज के डिजिटल युग के उन इंटरनेट ट्रोल्स या सोशल मीडिया पर हिट एंड रन करने वाले लोगों की बहुत याद दिलाता है। ये बहुत ही सटीक तुलना है।
है ना। हम अक्सर देखते हैं कि लोग एक सुरक्षित दूरी से बड़ा विवाद या तूफान खड़ा कर देते हैं, दूसरों की जिंदगी में आग लगा देते हैं, और जब असल दुनिया में उस विवाद के परिणाम भुगतने या जवाबदेही की बारी आती है तो वो बस अपना अकाउंट लॉग ऑफ करते हैं और गायब हो जाते हैं। सही कहा। गोबर ने झुनिया की जिंदगी में और अपने परिवार की इज्जत में ऐसा ही एक हिट एंड रन किया है। लेकिन मुझे ये देखना बहुत ही दिलचस्प लगता है कि होरी और धनिया की पीढ़ी, जो हमेशा सिर झुकाकर चलती है, जो व्यवस्था और महाजन के नाम से ही थरथर कांपती है, उनकी तुलना में गोबर, जो नई हवा में सांस ले रहा था, शहर की बातें करता था, वो इतना कायर कैसे निकला? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, जो पीढ़ी इतनी डरी हुई है, नई पीढ़ी उससे भी ज्यादा कमजोर कैसे साबित हुई? इस अंतर को समझने के लिए ना हमें विद्रोह और जिम्मेदारी के बीच के फर्क को गहराई से समझना होगा। देखिए, गोबर ने शहर की हवा जरूर महसूस की थी, लेकिन उसने केवल विद्रोह की शब्दावली सीखी थी। उसका चरित्र नहीं गढ़ा था, उसका सारा गुस्सा सतही था। मतलब अंदर से वो खोखला था। बिल्कुल। किसी भी व्यवस्था से टकराने के लिए जिस नैतिक बल, त्याग और अपनी आहुति देने की क्षमता की आवश्यकता होती है, वो उसके भीतर कभी विकसित ही नहीं हुई। दूसरी ओर होरी और धनिया व्यवस्था से डरते जरूर हैं, लेकिन उनका चरित्र जीवन के कठोरतम संघर्षों, भूखमरी और अपमान की भट्टी में तपकर फौलाद हुआ है। वो आंच में तपे हुए लोग हैं। हाँ, गोबर का ये खोखलापन इस बात का बड़ा प्रमाण है कि केवल पुरानी परंपराओं को गाली देने या चिल्लाने से कोई विद्रोही नहीं बन जाता। असल विद्रोह तब शुरू होता है जब आप अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठाने का साहस दिखाते हैं। बहुत खूब। और गोबर के भाग जाने के बाद ये भयानक जिम्मेदारी उन कंधों पर आ गिरती है जो पहले से ही लगान, महाजन और पुनिया की खेती के बोझ से कुचले जा चुके हैं। हाँ, होरी का पहला रिएक्शन वही होता है जिसकी उम्मीद एक डरी हुई व्यक्ति से की जा सकती है, मतलब एक हिंसक और क्रूर प्रतिक्रिया। वो उसे निकालना चाहता है। हाँ, वो तुरंत चिल्लाता है कि वो झुनिया को इसी वक्त घसीटकर घर से बाहर निकाल देगा। होरी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, अपनी तथाकथित मर्यादा और पंचायत के खौफ से इतना अंधा हो चुका है कि वो कुछ और सोच ही नहीं पा रहा। डर इंसान को अंधा कर ही देता है। बिल्कुल। वो धनिया से साफ कहता है कि बिरादरी का हुक्का पानी बंद होने का खतरा वो नहीं मोल ले सकता और उसके घर में ऐसी लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है। होरी की यह प्रतिक्रिया पूरी तरह से उस समाज के डर से उपजी है जो व्यक्ति को अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक क्रूर होने की इजाजत देता है। मतलब क्रूर होना नॉर्मल है उनके लिए। हाँ, क्योंकि पंचायत का खौफ कोई छोटी बात नहीं है। हुक्का पानी बंद होने का मतलब है कि गांव का कोई नाई उनके बाल नहीं काटेगा, कोई धोबी उनके कपड़े नहीं धोएगा, कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाएगा और कोई उनसे बात नहीं करेगा। ये तो एक तरह से सामाजिक बहिष्कार है। एक प्रकार की सामाजिक मृत्यु है ये। जी। इसी सामाजिक मृत्यु से घबराया हुआ है। हाँ। लेकिन इस पूरी चर्चा का क्लाइमैक्स यहीं से शुरू होता है। जी। जब होरी क्रोध में भरकर जुनिया को बाहर खदेड़ने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है, तब अचानक धनिया उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। वही धनिया जो गालियां दे रही थी। बिल्कुल, ये वही धनिया है जो भी चंद मिनटों पहले जुनिया को भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी। वह होरी को रोकते हुए कहती है कि इतनी रात गए, इस जमा देने वाली ठंड और अंधेरे सन्नाटे में एक गर्भवती लड़की को घर से धक्के मारकर निकालना किसी भी तरह से उचित नहीं है। वो कहती है कि अगर उसे डर के मारे या ठंड से कुछ हो गया तो पाप लगेगा। यहां पर धनिया की वो ढाल अचानक गिर जाती है जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे। जी। वो उस समय परिवार की सबसे मजबूत नैतिक धुरी बन जाती है। एकदम सही। धनिया उस पर समाज के कलंक, पंचायत के जुर्माने और बिरादरी के बहिष्कार से ज्यादा एक इंसान की जान और उसकी गरिमा को अहमियत दे रही है। और इसके बाद वे दोनों दरवाजे पर पहुंचते हैं और किवाड़ की दराज से बाहर झांकते हैं। वो दृश्य बहुत सजीव है। हाँ, स्रोत में इस दृश्य का जो वर्णन है ना, वो इतना सजीव है कि लगता है आंखों के सामने घटित हो रहा है। बाहर घनी अंधेरी रात है और जुनिया घुटनों पर सिर रखे एक गठरी की तरह सिकुड़ी बैठी है। जैसे ही किवाड़ खुलता है, वो डर के मारे कांपने लगती है और सीधे होरी के पैरों पर गिर पड़ती है। ये वो बिंदु है जहां सारी धारणाएं और सामाजिक नियम टूट जाते हैं। उस एक क्षण में जब जुनिया होरी के पैरों पर गिरती है, होरी के भीतर का वो कठोर, समाज से खौफजदा और अपनी इज्जत को लेकर ग्रस्त किसान अचानक कहीं विलीन हो जाता है। वो पिघल जाता है। हाँ, उसकी आंखें आर्द्र हो जाती हैं, उसका दिल पिघल जाता है। वो झुककर जुनिया को उठाता है, उसकी पीठ पर हाथ फिरता है और जो शब्द उसके मुख से निकलते हैं वो इस पूरे आख्यान की आत्मा है।
हुरी कहता है, डर मत बेटी, डर मत। तेरा घर है, तेरा द्वार है, तेरे हम हैं। ओहो, तेरा घर है, तेरा द्वार है, तेरे हम हैं। ये शब्द कितने सरल है, लेकिन इनकी गूंज कितनी गहरी है। बिल्कुल। यहाँ सबसे हैरान करने वाली और भावुक कर देने वाली बात यह है कि ये वही होरी और धनिया है जिन्हें इस समाज ने जिंदगी भर पैरों तले रौंदा है, व्यवस्था ने जिनका खून चूस लिया है, जिनके घर में अगले दिन चूल्हा जलेगा या नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, वो खुद हाशिए पर हैं। एकदम। लेकिन आज उसी समाज की आंखों में आंखें डालते हुए, उसी बिरादरी की परवाह किए बिना और पंचायत के भयानक बहिष्कार का सीधा खतरा मोल लेते हुए वे एक ऐसी लड़की को अपना रहे हैं जिसका दुनिया में कोई सहारा नहीं है। इसे मानवीय सहानुभूति और करुणा की सबसे बड़ी जीत कहा जा सकता है। यह दृश्य हमें यह बताता है कि अत्यधिक अभाव, लगातार होने वाले शोषण और समाज के खौफ के बावजूद इंसानियत का जो मूल स्वभाव है, वो जो कोर ह्यूमैनिटी है, वो नष्ट नहीं होती, वो जिंदा रहती है कहीं ना कहीं। हाँ, धनिया का सारा क्रोध पल भर में एक असीम मातृ स्नेह में बदल जाता है। वे झुनिया को गले लगा लेती है। स्रोत में एक बहुत ही सुंदर उपमा दी गई है जो इस दृश्य को अमर कर देती है। कौन सी उपमा? धनिया झुनिया को ऐसे गले लगा लेती है जैसे कोई चिड़िया किसी खतरे को देखकर अपने बच्चे को अपने परों में छिपाकर बैठ जाती है। ये मातृ स्नेह और हुरी की वो जन्मजात सज्जनता समाज के सभी कृत्रिम नियमों, इज्जत की झूठी परिभाषाओं और ऊंच नीच के खांचों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है। वाह! अगर हम इस पूरी यात्रा को एक साथ रखकर देखें ना, तो ये एक अविश्वसनीय चित्र है। मतलब ये कहानी शुरू हुई थी माघ की एक बर्फीली जमा देने वाली रात से। एक ऐसा दृश्य जहां एक बूढ़ा किसान एक फटे हुए कंबल में सिकुड़कर अपनी नियति और अपनी लाचारी पर खामोश रो रहा था। और खत्म कहाँ होती है? वही रात खत्म होती है एक असीम गर्माहट के साथ, एक बेसहारा लड़की को दिए गए बिना शर्त आश्रय और सुरक्षा के साथ। बिल्कुल। ये यात्रा केवल समय के कुछ घंटों की नहीं है, बल्कि भावनाओं के एक छोर से दूसरे छोर तक की है। ये यात्रा क्रोध से शुरू होकर क्षमा तक पहुंचती है और बेबसी के दलदल से निकलकर एक गहरे नैतिक साहस के शिखर तक जाती है। एकदम सच। इस पूरी कहानी में अगर कोई असली नायक है तो वो ये परिवार है जिसने अपने सबसे कमजोर और टूटे हुए क्षण में भी अपनी इंसानियत को मरने नहीं दिया। आज के सूचना से भरे, भाग-दौड़ वाले और अक्सर बेहद आत्मकेंद्रित युग में, जहां अक्सर लोग अपनी सामाजिक छवि, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल और दुनिया के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाने में ही दिन रात लगे रहते हैं, ये कहानी हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। सोचने पर मजबूर करती है कि असली इंसानियत क्या है। हाँ, ये हमसे एक सीधा सवाल पूछती है कि असली नैतिक साहस आखिर है क्या? क्या वो समाज के बनाए गए सुरक्षित नियमों पर आंख मूंद कर चलते रहना है, या फिर किसी जरूरतमंद के लिए सही वक्त आने पर उन सारे नियमों को, उन सारी मर्यादाओं को तोड़ देने की हिम्मत रखना है? ये सवाल आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता किसी मंच पर खड़े होकर बड़े बड़े भाषण देने में या सैद्धांतिक बातें करने में नहीं है। तो किसमें है? सच्ची महानता उन छोटे छोटे लेकिन बेहद कठिन फैसलों में होती है जो हम बंद दरवाजों के पीछे लेते हैं। जब कोई हमें देख नहीं रहा होता, जब हमारे सामने अपना नुकसान होने का पूरा खतरा होता है, तब हम क्या चुनाव करते हैं, यही हमारे असली चरित्र को परिभाषित करता है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक आखिरी विचार सामने आता है जो सारी चीजों को एक अलग ही नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। वो क्या? मतलब एक पल के लिए ये सोचना दिलचस्प होगा कि अगर गोबर अपनी जिम्मेदारी निभाता, अगर वो डरपोक न निकलता और उस अंधेरी रात में वहां से नहीं भागता, तो क्या होता? क्या होरी और धनिया को कभी अपने भीतर छिपी इस असीम करुणा का एहसास हो पाता? शायद नहीं। क्या उन्हें कभी ये पता चलता कि उनके अंदर समाज के इतने बड़े खौफ से टकराने की इतनी अद्भुत ताकत मौजूद है? ये एक बहुत ही गहरा विचार है जो इस आख्यान को एक नया आयाम देता है। शायद कभी कभी ऐसा ही होता है, एक पीढ़ी की कायरता और गैर जिम्मेदारी ही दूसरी पीढ़ी के भीतर छिपे हुए नायकत्व को उनके असली साहस को बाहर लाने का इकलौता जरिया बन जाती है। मतलब बुराई में से भी कुछ बहुत अच्छा निकल आया।
बिल्कुल। अगर उस रात अंधेरा इतना घना ना होता, अगर गोबर का धोखा इतना बड़ा ना होता, तो शायद होरी और धनिया की इंसानियत का दीपक इतनी तेज रोशनी कभी ना दे पाता। सही कहा। और उस माघ की कड़कड़ाती रात में होरी को जो गर्माहट आखिरकार महसूस हुई होगी ना, वो उस काबुली वाले के फटे कंबल से नहीं आई थी। वो गर्माहट आई थी उस साहस से, उस शुद्ध करुणा से जो उन्होंने एक डरी हुई बेसहारा लड़की को अपनाकर दिखाई थी। असली गर्माहट तो वहीं थी। हाँ, असली गर्माहट वहीं थी। और यही वो विचार है जो हम आज की इस गहन चर्चा के आखिर में छोड़ना चाहते हैं। समाज के नियम, कर्ज के बोझ और पीढ़ियों के डर से परे जो चीज़ आखिर में बच जाती है, वो है हमारी एक दूसरे के प्रति बुनियादी इंसानियत।